हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं एनवायरमेंटल साइंस यानी कि ईवीएस। ईवीएस की पैडागोजी करेंगे, एक एक कंसेप्ट देखेंगे। साथ में हम ईवीएस के जो पूरी एनसीईआरटी के अंदर से मेन टॉपिक्स बनते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस उठ के आ जाते हैं, तो हम वो सब डिस्कस करेंगे। जनरल जीके डिस्कस करेंगे, फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। तो आप अगर ये वीडियो पूरी देख लेते तो डेफिनेटली आप 30 में से 25 अबव तो लेके ही आओगे। ये मैं आपको अश्योरिटी देती हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। लाइक सब्सक्राइब शेयर तो आप कर ही दोगे ना, तो प्लीज़ कर देना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ना ही लाइक करते हो, बस आपका काम हो गया तो बस आप देख लेते हो। बट प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ, उन्हें भी हेल्प मिलेगी। साथ में हमें भी एक मोटिवेशन मिलती है कि ठीक है, बनाना चाहिए। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे थीम्स से। तो ईवीएस के अंदर आपके पास 6 थीम्स हैं, 6 मेजर थीम्स हैं। ओके, जो सबसे मेन थीम्स हैं वो 6 हैं। ठीक है, इनके अंदर दो ऐसी थीम्स हैं जिसके अंदर सब थीम्स भी हैं, जहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसलिए पहले हम मेन थीम्स देख लेते हैं क्या क्या है। तो फर्स्ट है फ्रेंड्स एंड फैमिली। ठीक है, सेकंड है आपकी फूड, थर्ड है वाटर, फोर्थ है शेल्टर, फिफ्थ है ट्रेवल और सिक्स्थ आपके थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये 6 थीम्स आपको याद करनी है, रट लेनी है। बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन के आ जाता है कि आपको एक ऐसी सब थीम दे देंगे कोई भी, एंड फिर कुछ थीम्स ऐसे दे देंगे जो कि एक होगी मेन थीम। तो आपसे पूछ लेंगे कि इनमें से मेन थीम कौन सी है या मेन थीम कौन सी नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मस्ट है कि आपको ये 6 थीम्स पता हो। तो फर्स्ट थीम है फ्रेंड्स एंड फैमिली, सेकंड है फूड, थर्ड है वाटर, फोर्थ है शेल्टर, फिफ्थ है ट्रेवल और सिक्स्थ है थिंग्स वी मेक एंड डू। तो आपको ईजिली याद हो जाएगी। अब आप अगर रहते तो आप फैमिली में रहते हो, आपके फ्रेंड्स भी होंगे। अब आपको खाना भी चाहिए रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए। अब खाने के साथ फिर पानी भी चाहिए, बाद में तो चाहिए ही चाहिए पानी। और अगर खाना पानी मिल गया तो आपको शेल्टर भी तो चाहिए रहने के लिए। और अब अगर आप कहीं पे रहते हो, तो अगर अपने फ्रेंड्स वगैरह के पास है तो ट्रैवल तो करोगे, कुछ काम वाम भी करोगे ट्रैवलिंग में। और अगर ट्रैवल कर रहे हो तो उसके साथ बाद फिर आते थिंग्स वी मेक एंड डू। इसमें आपकी एक एक एक्टिविटी आ जाती है। आप क्या करते हो, आप क्या बना रहे हो। आप थिंग्स वी मेक एंड डू में अपनी कोई पर्सनल जॉब ले सकते हो, या आप अगर पढ़ाई भी कर रहे हो तो पेजेस पलटते हो, कुछ तो कर रहे होते हो, तो वो आ जाएगा थिंग्स वी मेक एंड डू में। तो ऐसे ये 6 थीम्स याद कर लो। फ्रेंड्स एंड फैमिली, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल एंड थिंग्स वी मेक एंड डू। अब आते हैं इन दो में से, ये फर्स्ट जो 2 थीम्स हैं, इनकी सब थीम्स है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इन्हें भी देख लो। ये पूछी जाती है बट उतनी भी नहीं पूछी जाती, बट पता होनी चाहिए जस्ट इन केस कोई क्वेश्चन बन जाए। बाकी आपका मेन क्वेश्चन तो यहीं से बनता है मेजर थीम्स में से। तो फ्रेंड्स एंड फैमिली की जो आपकी सब थीम्स है वो है रिलेशनशिप्स। फैमिली एंड फ्रेंड्स में क्या रिलेशनशिप्स है वो आप सभी समझते हो। फैमिली के अंदर मदर फादर का रहेगा, ब्रदर सिस्टर का रहेगा। फ्रेंड्स में आपके नेबर्स के अंदर फ्रेंड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे रिलेशनशिप्स। फिर आता है वर्क एंड प्ले। अब अगर आप फैमिली एंड फ्रेंड्स में आप खेलते भी हो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, ठीक है, तो इसमें और आप काम भी करते हो मिलजुल के सभी एक फैमिली के अंदर फ्रेंड्स के साथ, तो इसलिए वर्क एंड प्ले भी इसकी सब थीम है। फिर आते हैं एनिमल्स और प्लांट्स। आपके आसपास प्लांट्स भी होंगे, आपने एनिमल्स भी देखे होंगे। तो ये सब आ गया आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर। ये थी आपकी सब थीम्स। अब आते हैं फूड पे। तो खाने को आप टेस्ट करते हो तो टेस्टिंग फर्स्ट सब थीम है। फिर डाइजेस्ट भी करना पड़ता है उस खाने को। अगर डाइजेस्ट नहीं होगा तो न्यू खाना कैसे खाओगे, नई वैरायटी का, या अगले दिन कैसे खाना खाओगे। इसलिए डाइजेशन ज़रूरी है। फिर अब वो खाना है तो कुकिंग भी आनी चाहिए, तभी तो आप अच्छा अच्छा खाना खा पाओगे। तो थर्ड सब थीम है कुकिंग। फिर है प्रिजर्विंग टेक्निक्स। प्रिजर्विंग टेक्निक्स आप ये जो चिप्स वगैरह खाते हो, बाहर से सामान खरीदते हो, तो ये प्रिजर्व कैसे रह पाती है इतने टाइम तक कि ये फ्रेश रहता है। मतलब वो, अगर आप देखोगे चिप्स का पैकेट अगर खुला छोड़ दिया बिस्किट्स का तो वो सील जाते हैं, लेकिन अगर पैकेट बंद रहता है तो वो प्रिजर्व रहते हैं। तो ऐसे प्रिजर्विंग टेक्निक्स आपको इसमें पढ़ाई गई होंगी फर्स्ट टू फिफ्थ में। एंड आपको अगर टीचर बन रहे हो फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए तो डेफिनेटली ये टेक्निक्स थोड़ी बहुत तो पता होनी चाहिए। जैसे अचार के लिए तुम तेल डाल देते हो अगर आम का अचार यूज़ करें। फिर आता है फार्मर्स एंड हंगर्स। तो फार्मर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्रॉप्स के बारे में पता होना चाहिए, एंड भुखमरी के बारे में पता होना चाहिए। तो ये थी आपकी कुछ सब थीम्स ऑफ ईवीएस। अब नेक्स्ट पे आते हैं, आपके पेडागोजिकल पॉइंट्स को देखते हैं हम।
ये कुछ ऐसे पैडागोजिकल पॉइंट्स हैं जहाँ से हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन उठा ही लिया जाता है, कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाता है, तो अब हम वो देखेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट पैडागोजिकल पॉइंट है, एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड बाय एनसीईआरटी टू डेवलप अ डीप एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच थीम। इसका मतलब है कि एनसीईआरटी ने कुछ ना कुछ ऐसे अटेम्प्ट्स दिए हैं जिससे कि जो बच्चा है वो एक डीप अंडरस्टैंडिंग बना पाए, मतलब बिल्कुल अंदर तक उस चीज़ के बारे में सोच सके और इंटर रिलेट कर सके अपने इन्वायरमेंट के साथ। तो इसलिए हमने थीम्स प्रोवाइड किया ईवीएस के अंदर, ताकि जो बच्चा है वो अच्छे से अपने इन्वायरमेंट में वो सब चीज़ें देखे, जैसे फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब वो उसकी खुद की लाइफ में भी तो ये चीज़ है, एंड ये प्रॉपर एक थीम भी है। तो थीम के बेस पे बच्चा अपनी इंटर रिलेट कर पाएगा और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा पाएगा कि जो रिलेशनशिप्स है वो क्यों इतने मैटर करते हैं एक फैमिली के अंदर। तो ऐसे ही वो अदर थीम्स की अगर बात करें, फूड एक थीम है, मेजर थीम है आपकी, फूड मेन थीम है। तो अब वो खाना खाता है, तो वो खाना क्यों खा रहा है, चबा के खा रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, टेस्ट कर पा रहा है, डिफरेंट टेस्ट को समझ पा रहा है। तो इसलिए एनसीईआरटी ने थीम्स प्रोवाइड किया है ईवीएस के अंदर, ताकि जो बच्चा है वो एक डीप अंडरस्टैंडिंग ले सके उस थीम के बारे में, उन चीज उसको इंटर रिलेट कर सके अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से उन थीम्स को। नेक्स्ट हमारा जो पेडागोजिकल पॉइंट है वो है, ईच थीम बिगिंस विद की क्वेश्चंस इन अ लैंग्वेज सुइटेबल फॉर चिल्ड्रन। वन ऑल्सो नीड टू टैकल द डिफरेंसेस ऑफ जेंडर, क्लास, कल्चर, रिलीजन एक्सेट्रा। जो हर एक थीम है वो कुछ ना कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट हो रही है, एंड वो क्वेश्चन कोई कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में नहीं है। वो जो बच्चे सिंपल लैंग्वेज में, जैसे अभी हम लोग, आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो मैं स्पोकन लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, मैं कोई डेफिनेशन टाइप नहीं बता रही, मैंने आपको ये बताया तो मैं भी इसको समझा रही हूँ। तो जैसे हम डेली लाइफ में बोलते हैं मैं आपको वैसे समझा रही हूँ। तो वैसे ही कुछ ना कुछ क्वेश्चन हर एक थीम जो प्रोवाइड की गई है चैप्टर वाइज ईवीएस की बुक्स में, कुछ ना कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करती है। एंड वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे कि क्या आपने अपने आसपास बहुत सारे घर देखे हैं, तो क्या उनमें से आपने कभी कोई मड का घर बना हुआ देखा है, मिट्टी का घर बना हुआ? तो क्या आपने अपने आसपास एनिमल्स को देखा है? क्या आपको पता है कि आपके घर में जो दूध आता है तो वो कौन से एनिमल का आता है, काऊ, बफलो? तो इस टाइप से ऐसे सुइटेबल क्वेश्चंस होते हैं, एंड वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में होते हैं जिससे कि जो बच्चा है वो समझ सके कि हाँ रिलेट हो रहा है, एंड वो थीम से भी रिलेट अप कर रहा है। फूड है तो मिल्क फूड के अंदर आता है, तो वो कैसे मिल रहा है उसको, एनिमल से मिल रहा है। एनिमल्स कैसे हैं, एनिमल्स किसका सब थीम है, फैमिली एंड फ्रेंड्स का सब थीम है वो, है ना? तो इससे वो इंटर रिलेट कर पाएगा सभी थीम्स को, एंड बहुत इजीली समझ पाएगा। अगर हम उसको सुइटेबल लैंग्वेज में बच्चों को क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे तो वो लॉजिकली सोचेगा भी एंड इंटर रिलेट कर पाएगा, बहुत गहराई से सोचेगा, एंड प्रॉपरली आपसी समझ बना पाएगा कि ओके हमें ऐसे दूध मिलता है तो ये वाला एनिमल हमें दूध प्रोवाइड करता है। तो इस टाइप के की क्वेश्चंस रहते हैं बुक्स के अंदर। थीम्स, हर थीम प्रोवाइड कर दिया ऐसे कुछ क्वेश्चन, और वो सुइटेबल लैंग्वेज में होते हैं यानी कि स्पोकन लैंग्वेज में होते हैं, जिससे कि बच्चे को अटपटा सा ना लगे कि ये चीज़ क्या आ गई, वो इजीली समझ सके, इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो टीचर है उसको कभी भी बच्चों के अंदर बायसनेस नहीं दिखानी। वो बायसनेस ना तो कभी जेंडर के बेस पे होनी चाहिए कि लड़का है तो उसको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, लड़की है तो उसको अच्छे से ट्रीट करना है, हमेशा इक्वली ट्रीट करना है उसकी। चाहे फिर कोई पुअर क्लास का स्टूडेंट है, आई मीन पुअर क्लास से बिलोंग करता है, लो क्लास से बिलोंग करता है, या कोई हाई क्लास से बिलोंग करता है, टीचर को इक्वली समान रखना है। आपने देखा होगा आपकी क्लास में बहुत बार जो स्कूल में वर्कर्स होते हैं उनके बच्चे भी होंगे, एंड जो हाई फैमिलीज़ या मिडिल फैमिलीज़ होंगी उनके बच्चे भी आते हैं, लेकिन जो एक टीचर है उनको सभी बच्चों को इक्वली ट्रीट करना है। उनको ये नहीं देखना कि ये एक वर्कर का बच्चा है या ये मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है। टीचर को बिल्कुल भी बायस्ड नहीं होना है, उन्हें इक्वल रहना है। कल्चरली किसी को भी कुछ नहीं कहना, उनके रिलीजन के बेस पे उन्हें बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होने देना कि तुम एक दूसरे कैटेगरी के बच्चे हो या तुम इस क्लास से बिलोंग नहीं करते। इस क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आप बैठने के लायक नहीं हो। टीचर को ऐसा कभी भी नहीं करना, कभी भी बायस नहीं होना, उसे इक्वल रहना है। फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी क्लास से बिलोंग करता हो, उसका कल्चर कोई भी हो, उसकी लैंग्वेज कोई भी हो, वो किसी भी रीजन से आता हो या उसका रिलीजन कोई भी हो, बहुत सेंसिटिवली टीचर को इस विषय पे बहुत अच्छे से बच्चों को ट्रीट करना है। बिल्कुल भी उनके साथ बायस नहीं होना, उनको अनइक्वल ट्रीट नहीं करना, उनके साथ इक्वली बिहेव करना है। नेक्स्ट है, ईवीएस थीम्स हैव बीन प्रपोज्ड
instead of topics in the EVS syllabus for developing connected and interrelated understanding of issues of the learner local environment. ईवीएस की बुक में ये थीम्स प्रोवाइड की गई हैं। ये थीम्स इसलिए प्रोवाइड की गई है ईवीएस के अंदर, जो हमारा ईवीएस का सिलेबस बना है उसमें सारे टॉपिक्स इन थीम्स की बेस्ड पे हैं। वो इसलिए हैं ताकि जो बच्चा है वो कनेक्ट कर सके अपने नॉलेज को अपने इन्वायरमेंट के साथ और इंटर रिलेट कर सके अपनी अंडरस्टैंडिंग को, कि उसकी लाइफ में जो भी चल रहा है वो तो उसकी बुक में भी लिखा हुआ है एंड उसका जो इन्वायरमेंट है उसके साथ वो उस चीज़ को जोड़ पाए। तो इसलिए ये ईवीएस का मेन काम है कि उसने थीम्स प्रोवाइड की है, ना कि आपको टॉपिक्स प्रोवाइड किए हैं ईवीएस के सिलेबस के अंदर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईवीएस की थीम्स क्यों प्रोवाइड की है टॉपिक्स के बजाय ईवीएस के सिलेबस के अंदर। तो आपका आंसर इस टाइप में मिलेगा आपको ऑप्शंस में, टू डेवलप कनेक्टेड एंड इंटररिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज ऑफ द लर्नर टू द लोकल इन्वायरमेंट, ताकि जो बच्चा है वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से, अपनी डेली लाइफ के इन्वायरमेंट से, सराउंडिंग से चीज़ों को इंटररिलेट कर सके, कनेक्ट कर सके, जोड़ सके, गहराई से उस चीज़ को समझ सके। तो इस वजह से थीम्स प्रोवाइड की गई है ईवीएस के अंदर। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रोसेस स्किल्स इन ईवीएस। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पेडागोजी के अंदर ही आता है कि ईवीएस के अंदर आपको ये 6 स्किल्स प्रोवाइड की गई हैं जिससे क्वेश्चंस बन के आते ही आते हैं। एंड ये ईवीएस के हर एक लेसन को जब आप पढ़ाते हो एज ए टीचर, ये सब स्किल्स उसके अंदर आनी चाहिए। तो पहले हम देख लेते हैं प्रोसेस स्किल्स का मतलब क्या है, ये होती क्यों है या इनको किस लिए यूज़ किया जाता है। By using the skills, students can gather information, test their ideas and construct scientific explanations of the world. जो ये स्किल्स हैं ये प्रोसेस स्किल्स इसलिए क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ प्रोसेस हो रहा है, यानी कि कोई ना कोई प्रतिक्रिया चल रही है, कोई ना कोई क्रिया होगी, इसलिए ये प्रोसेस स्किल्स हैं। तो इन स्किल्स का यूज़ ये है कि इन स्किल्स को यूज़ करके, ये जो यहाँ पे 6 स्किल्स दी हुई है, ऑब्जर्विंग, क्लासीफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग, इन्फेरिंग, प्रेडिक्टिंग, ये 6 स्किल्स इसलिए प्रोवाइड की गई है ताकि जो बच्चा है वो इन स्किल्स का यूज़ करते हुए इंफॉर्मेशन को गैदर करे अपने इन्वायरमेंट से, बुक से, मैगजीन से, किसी भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से, सोर्स ऑफ नॉलेज से, वो कहीं से भी इंफॉर्मेशन को गैदर अप करे। फिर जो उसके आइडल्स हैं, जो उसके अपने कुछ उसूल हैं या उसके विचार हैं, उनके साथ वो टेस्ट करे कि हाँ ये चीज़ दूसरों के साथ मीटअप कर रही है, मैचअप कर रही है या नहीं, और वो कंस्ट्रक्ट कर सके साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस को। वर्ल्ड के अंदर जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, तो बच्चा उनको जाने, रीड आउट करके, चीज़ों को समझ के, प्रैक्टिकली देख के, इन सारी स्किल्स का यूज़ करते हुए बच्चा ये सब चीज़ों को समझता है, कंस्ट्रक्ट कर पाता है साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस को, इंफॉर्मेशन को गैदर कर पाता है, एंड जो इसके अपने आइडियाज़ थे उनमें और न्यू आइडियाज़ को वो मिक्सअप कर पाता है इन स्किल्स के थ्रू। तो बात करते हैं प्रोसेस स्किल्स की। जो 6 स्किल्स हैं इनके बारे में प्रॉपर एग्जाम्पल्स के साथ समझ लेते हैं कि जो ये स्किल्स हैं इनका क्या काम होता है। तो हमारी फर्स्ट स्किल है ऑब्जर्विंग। इसमें जो बच्चा होता है वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। अब आप क्लास के अंदर हो, फॉर एग्जांपल आप मैग्नेट पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो आपने बच्चों के सामने मैग्नेट रखी एंड कुछ आयरन फिलिंग्स ले ली, मतलब कुछ चूरा सा आता है ब्लैक कलर का, तो वो आयरन फिलिंग्स कहते हैं, वो आयरन का ही चूरा होता है जो कि मैग्नेट से चिपक जाता है। तो आपने मैग्नेट, अब आपने उन्हें कई टाइप की दिखाई, एक बिल्कुल ओ शेप में होगी, ठीक है, एक होर्शू मैग्नेट होगी जो कि यू शेप में होगी, एक सिंपल मैग्नेट होगी जिसे हम बार मैग्नेट कहते हैं। तो हमने बच्चे को कहा कि आप इन मैग्नेट्स को देखो एंड फिर देखो कि ये कैसे आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट कर रही है। तो यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है कि ये जो मैग्नेट है ये कैसे इसके आसपास आयरन फिलिंग्स चिपकती जा रही हैं। तो उसने क्या किया, उसने ऑब्जर्व किया चीज़ों को कि अच्छा ओके ऐसा हो रहा है। एंड साइड में आप नॉन मैग्नेटिक चीज़ों को रख दो, तो जो मैग्नेट होगी वो उससे चिपकेगी नहीं। अगर आप वाटर बॉटल को रख रहे हो, कोई प्लास्टिक की वाटर बॉटल है, तो मैग्नेट उस पर चिपकेगी नहीं क्योंकि प्लास्टिक नॉन मैग्नेटिक है। तो बच्चा क्या कर रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है कि ओके ये वाली चीज़ आयरन की थी तो ये अट्रैक्ट हो रही है, एंड ये प्लास्टिक की थी तो ये अट्रैक्ट नहीं हुई। तो यहाँ पे बच्चे ने क्या काम किया, अपनी कौन सी स्किल यूज़ की, उसने बस ऑब्जर्व किया। अब आते हैं क्लासीफाइंग पे। क्लासीफाइंग में बच्चा जो होता है वो डिवाइड करता है चीज़ों को डिफरेंट ग्रुप्स में। यहाँ पे हम एग्जांपल अगर मैग्नेट्स का ही लें, तो जैसे कि अभी हमने देखा कि जो आयरन थी उसने अट्रैक्ट कर लिया,
मैग्नेट को, और जो प्लास्टिक थी मैग्नेट ने उसको अट्रैक्ट नहीं किया। तो यहाँ पे बच्चा क्या कर पा रहा है, वो क्लासीफाई कर सकता है, वो डिवाइड कर सकता है कि जो आयरन है वो एक मैग्नेटिक एलिमेंट है और जो प्लास्टिक है वो एक नॉन मैग्नेटिक एलिमेंट है। इट मीन्स कि वो डिवाइड कर पाया। लिविंग और नॉन लिविंग में हम बच्चों को डिवाइड करना सिखाते हैं कि जो बॉटल है ये बोल नहीं सकती, ये बढ़ेगी नहीं, ये अपनी जगह से हिल नहीं सकती जब तक हम नहीं हिलाएंगे, तो ये नॉन लिविंग है। जो लिविंग है, ह्यूमंस को देखो, एनिमल्स को देखो, ये चल फिर सकते हैं, इनकी ग्रोथ हो रही है, ये बढ़ रहे हैं, ये बोलते हैं। तो बच्चे ने क्या किया, वो क्लासीफाई कर पा रहा है किसके बेस पे, करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे। तो ये थी हमारी सेकंड स्किल क्लासीफाइंग, जिसमें कि बच्चा क्या करता है, डिवाइड कर पाता है चीज़ों को। थर्ड आती है स्किल मेजरिंग। तो मेजरिंग में क्या होता है कि जो बच्चा है वो कुछ ना कुछ मेज़र करता है। अब आपका वेट है तो आप अपना वेट किलोग्राम्स में मेजर करते हो। तो कई बार आपने देखा होगा स्कूल में टेस्ट होता है आपका फिजिकल टेस्ट, तो उसमें आपकी हाइट मेजर की जाती है कि आपकी हाइट कितनी है सेंटीमीटर्स में और आपका वेट कितना है केजीज में। तो बच्चा क्या कर रहा है, उसको वो यूनिट्स को समझ रहा है कि ओके अगर मेरे को अपना वजन नापना है कि मेरे अंदर कितना वजन है, तो एक वेइंग मशीन आती है, मुझे उस पर खड़ा होना है एंड वो बता देगी कि मेरी पूरी बॉडी में वेट कितना है। और हाइट अगर मेजर करनी है तो एक मशीन है, उसके पास मेरे को खड़ा होना है एंड वहाँ पे सेंटीमीटर्स में हाइट लिखी होगी, तो वहाँ से मैं मेजर कर सकता हूँ कि मेरी हाइट कितनी है। तो यहाँ पे बेसिकली बच्चा मेजर अप करना सीखता है। तो यहाँ पे मेजरिंग स्किल को यूज़ कर रहा है कि ओके अगर वो ह्यूमन बॉडी का वेट नाप रहा है तो वो केजीज में होगा। वो बाहर से इसको वो प्रैक्टिकल लाइफ में देखेगा तो कई बार मम्मी बोलती है कि 5 किलो तेरे को चीनी लेके आनी है, तो बच्चा जाता है तो वो वहाँ पे मशीन पे देख पाता है, वो सीख रहा है कि ओके ये वेइंग मशीन है, अंकल ने चीनी डाली है तो वो 5 किलो है, केजी में है। तो बच्चा यहाँ पे मापन की स्किल सीख रहा है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग में आपस में बोलचाल होनी चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली हम डालते हैं ग्रुप डिस्कशंस को, या फिर जो पीयर्स है आपस में कम्युनिकेट करे, बातचीत करे। तो ग्रुप एक्टिविटीज़ इसमें हम सबसे ज़्यादा डालते हैं कि जो बच्चा है वो एक दूसरे से बातचीत करेगा, कम्युनिकेट करेगा, तो उसकी बोलने की स्किल्स सुधरेंगी, प्रोनाउंसिएशन सुधरेगी, वो खुलेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये भी एक प्रोसेस स्किल है आपकी कम्युनिकेटिंग। नेक्स्ट है इन्फरिंग। तो इन्फरिंग का मतलब होता है कि लास्ट में आपको कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालना है। अब आपकी मैम ने आपको क्लास के अंदर एक प्रैक्टिकल करके दिखाया, मतलब एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। तो उस एक्सपेरिमेंट को आपने पूरे को देखा, उसके बाद जो आपने पूरी इन्वेस्टिगेशन की, आपको मैम ने बताया, फॉर एग्जांपल पीएच पेपर का दिखाया, ठीक है। तो पीएच पेपर में अगर वो रेड हो जाता है तो डैट मीन्स वो एसिडिक है, अगर पीएच पेपर ब्लू हो जाता है तो वो बेसिक है। तो टीचर ने आपको ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। तो जब वो एक्सपेरिमेंट हो गया तो आप उसके बाद एक कंक्लूजन निकाल सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो कि ठीक है जो पीएच पेपर है अगर वो रेड हो जाता है तो डैट मीन्स वो एसिडिक है, और अगर वो ब्लू हो जाता है तो डैट मीन्स वो बेसिक सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे बच्चे ने एक निष्कर्ष निकाल लिया, कंक्लूजन निकाल लिया। तो ये होती है इन्फेरिंग की प्रोसेस स्किल्स, जिसमें जो एक बच्चा होता है वो लास्ट में इन्वेस्टिगेट करके कंक्लूजन लिख पाता है। प्रिडिक्ट में आता है कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो फ्यूचर को, या फिर आप अनुमान लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि वो बात सच ही हो जाए, बट आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो इसमें आपकी जो 5 सेंसेस है इनका सबसे बड़ा रोल होता है। तो आपको अपनी 5 सेंस ऑर्गन्स का प्रॉपर यूज़ करते हुए आपको प्रिडिक्ट करते हो कुछ ना कुछ चीज़, तो आप बता पाते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि ओके एक बॉल की शेप ऐसी होती है, ठीक है, या एक बॉटल की शेप, आपने बॉटल की शेप्स तो देखी होंगी। तो बॉटल तो खैर कई टाइप के आ जाएंगे, तो बॉटल छोड़ो, आप एग्जाम्पल ले लो फ़ोन का, ठीक है। तो फ़ोन की आपके पास एक इमेज है। अब आपके अगर आंखों पे पट्टी बांध दी जाए एंड आपको वो चीज़ दी जाए तो आप उसको टच करके ऑब्जर्व करके बता सकते हो कि बॉल कौन सी थी। बॉल को टच करोगे, कुछ गोल गोल है, उसको अगर आप राउंड राउंड ऐसे घुमा पा रहे हो टच करके, तो आप क्या कर रहे हो कि आप अपनी स्किल्स का यूज़ करो। आपने बिना देखे बस एज्यूम करके बता दिया, अनुमान लगा के कि ओके अगर ये गोल है तो ये एक बॉल होगी, और अगर ये फ़ोन की जैसा, मतलब अगर रेक्टेंगल शेप में कुछ भारी भारी सा है एंड ये थोड़ा स्मूथ भी लग रहा है अगर स्क्रीन को टच कर रहे हैं, तो डैट मीन्स कि ये एक फ़ोन है। तो आपने अनुमान लगा लिया, आपने प्रिडिक्ट कर लिया। तो ये थी आपकी प्रिडिक्टिंग की एक प्रोसेस स्किल्स। तो होपफुली आपको ये सारी स्किल्स समझ आ गई होंगी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब बात करते हैं एनसीएफ 2005 के, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 क्या रिकमेंड कर रहा है ईवीएस के अंदर।
तो लास्ट टाइम हमने इंग्लिश में पढ़ा था, आज हम पढ़ रहे हैं ईवीएस में कि ईवीएस के अंदर एनसीएफ 2005 ने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है, एनसीएफ 2005 रिकमेंड्स दैट चिल्ड्रंस लाइफ एट स्कूल मस्ट बी लिंक्ड टू देयर लाइफ आउटसाइड द क्लास। मतलब एनसीएफ ये कह रहा है कि जो बच्चे हैं वो जब स्कूल में आते हैं तो जो उनकी स्कूल लाइफ होती है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो बच्चा है अगर वो अपनी क्लास से बाहर निकल रहा है, स्कूल से वो जैसे ही बाहर रखता है तो उसको ऐसा ना लगे कि जो अगर वो स्कूल से बाहर निकला है तो वो एक अलग जगह पे आ गया। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जैसे वो घर पे फील करता है वैसे ही वो बच्चा स्कूल के अंदर फील करे, वो कुछ अलग फील ना करे, उसको सेम इन्वायरमेंट मिले, मतलब उसको खुशी मिले स्कूल आके भी जैसे वो घर में खुश रहता है। तो एनसीएफ ये चाहता है, इट विल डिमिनिश द गैप बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस और कम्युनिटी। तो एनसीएफ का यही रिकमेंडेशन है कि बच्चों को आप ऐसे डील अप कीजिए कि वो ऐसा फील करे कि वो स्कूल नहीं आया, वो अपने घर पे ही है, स्कूल आकर भी वो ऐसा फील करे कि वो अभी भी अपने घर पर ही है। तो इससे क्या होगा कि ना गैप कम हो जाएगा स्कूल और हाउस के बीच में, या जो एक कम्युनिटी की सोसाइटी है या कम्युनिटी है वहाँ पे जो एनवायरनमेंट मिलता है बच्चे को तो वो कम हो जाएगा। उसको लगेगा कि स्कूल में भी उसको वही एनवायरनमेंट मिल रहा है जो उसको अपने घर पे, अपने नेबर्स में, अपने फ्रेंड्स के साथ एनवायरनमेंट मिलता है। इट डिस्करेजेस द बुक रोट लर्निंग और रोट मेमोराइजेशन। एनसीएफ बहुत ज़्यादा डिस्करेज करता है कि बच्चे को रटना नहीं है, बिल्कुल एक एक चीज़ याद नहीं करनी, डेफिनेशंस याद नहीं करनी, डिस्क्रिप्शंस याद नहीं करने, उसको रटना नहीं है, उसको चीज़ों को समझना है, प्रैक्टिकली लेना है चीज़ों को। तो इसलिए डिस्करेज करता है एनसीएफ 2005 कि बच्चा जो है वो बुकिश लैंग्वेज बिल्कुल नहीं लिखेगा एग्जाम्स में। मतलब उसकी लैंग्वेज ही ऐसी होनी चाहिए उसकी बुक्स के अंदर कि वो स्पोकन लैंग्वेज है जो उसके डेली लाइफ में होते हैं, उसके आसपास के एनवायरनमेंट है, ताकि बच्चे को रटने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इसलिए एनसीएफ का कहना है कि बच्चा बिल्कुल भी रोट लाइनिंग ना करे, मतलब रट्टा ना मारे और रटाई हुई चीज़ें याद ना करे, प्रैक्टिकली चीज़ों को समझे। ये नहीं है कि टीचर ने बोला एंड उसने बस रट लिया लेकिन उसको समझ नहीं आया, उसको चीज़ें समझ आनी चाहिए। EVS is not in class first and second, but the issues and concepts related to EVS are meant to be a part of language and mathematics. तो एनसीएफ से कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि ईवीएस जो है वो फर्स्ट और सेकंड क्लास में क्यों नहीं है बल्कि थर्ड से स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट थिंग ये एनसीएफ का पार्ट है कि एनसीएफ ने ही बोला है कि हम फर्स्ट और सेकंड में ईवीएस को नहीं रखेंगे बल्कि हम थर्ड से स्टार्ट करेंगे। ईवीएस को फर्स्ट और सेकंड क्लास में इसलिए नहीं रखा जाता बिकॉज जो ईवीएस के कंसेप्ट है, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, लिविंग एनिमल्स जो हैं या फिर जो हेल्पर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इंग्लिश या मैथ्स के अंदर डाल देते हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में। अगर इंग्लिश की बात करें तो हम उन्हें बताते हैं ना कि फ्रूट्स ये है, ये एप्पल है, ये मैंगो है, दिस इज़ एन एप्पल, दिस इज़ अ कार। व्हीकल्स के बारे में हम इंक्लूड कर देते हैं फर्स्ट क्लास में। इंग्लिश में ट्रांसपोर्टेशन एक अलग से चैप्टर, हम बस ईवीएस को थर्ड क्लास पे लेके आते हैं ताकि जो बच्चा है वो इजीली बाद में डिस्टिंग्विश कर पाए कि ओके ट्रांसपोर्टेशन में सिर्फ व्हीकल्स आते हैं। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में तो हम उसको सिखा रहे हैं ना कि दिस इज़ अ कार। हम दिस और डैट के यूज़ में हम उसको ट्रांसपोर्ट्स को भी लेके आ जाते हैं, फ्रूट्स को भी लेके आते हैं, बॉडी पार्ट्स को भी, एंड या फिर पर्टिकुलर बच्चे को लेके आ जाते हैं कि दिस इज़ अ गर्ल, शी इज़ अ गर्ल, ही इज़ अ बॉय, इस टाइप से। तो हम इंग्लिश में यूज़ कर रहे हैं ईवीएस का, तो इसलिए ऐसा कोई नीड नहीं है कि आप फर्स्ट और सेकंड में लेके आओ कंसेप्ट को, बिकॉज ईवीएस के सभी कंसेप्ट ऑलरेडी लैंग्वेज यानी इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में और मैथ्स के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। मैथ्स में आप देखते हो तो कई बार क्वेश्चंस होते हैं कि आपके पास 5 टॉफ़ीज़ थी, आपने वो टॉफ़ीज़ अपने फ्रेंड को दे दी 2 टॉफ़ीज़, तो आपके पास कितनी टॉफ़ीज़ बची? 3। तो टॉफ़ी क्या, ये काइंड ईवीएस का तो पार्ट है, आपके इन्वायरमेंट में है, प्रिजर्वेटिव है, तो वो टेस्टिंग के ऊपर आता है कि टॉफ़ी मीठी होती है। तो ये सब चीज़ें आपने किस में डाल दी? मैथ्स के अंदर कुछ ना कुछ कंसेप्ट के थ्रू अपने बच्चों को इन्वायरमेंट से रिलेट अप तो किया ना। तो इसलिए ईवीएस को क्लास फर्स्ट और सेकंड में नहीं रखा गया है, बिकॉज एनसीएफ कहता है कि फर्स्ट और सेकंड में रखने की ज़रूरत नहीं है, थर्ड से स्टार्ट कराओ। बिकॉज फर्स्ट और सेकंड क्लास में हमने ऑलरेडी जो इश्यूज होते हैं ईवीएस के अंदर, कंसेप्ट्स होते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वो सब हमने लैंग्वेज सब्जेक्ट्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स में डाल दिए हैं। एंड ये लोड कम करने के लिए भी होता है कि बच्चे को ये फील ना हो कि हमारे सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं,
मतलब बहुत सारे हैं, हमें इतना पढ़ना पड़ेगा। वो सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ेगा, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, और उन तीनों में से ही वो अपने साइंस की चीज़ें भी समझ पाएगा, सोशल साइंस की चीज़ें भी समझ पाएगा। तो इसलिए क्लास फर्स्ट और सेकंड में नीड नहीं है आपको ईवीएस का पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट बनाने की। अब आते हैं नेक्स्ट पे, इवेल्युएशन इन ईवीएस। इवेल्युएशन ईवीएस के अंदर क्यों ज़रूरी है, तो ये देखना है, या इवेल्युएशन कैसा होना चाहिए ईवीएस के अंदर। तो इवेल्युएशन ऑफ कोर्स शुड बी अ कंटिन्यूस प्रोसेस। एक कोर्स के अंदर, जो ईवीएस का कोर्स है, इसके अंदर जो इवेल्युएशन है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। मतलब कहीं ना कहीं हम बच्चों को इवेल्युएट करते रहते हैं, हमें पता चलता रहता है कि ओके जो बच्चा है उसको ये चीज़ समझ आई है, प्रैक्टिकली देखते हैं उसको, हम असाइनमेंट्स लेते रहते हैं, कुछ ना कुछ कंडक्ट करते हैं क्लास में, क्विज कंडक्ट करते हैं, ग्रुप डिस्कशंस कंडक्ट करते हैं। तो ये सब कौन सी स्किल्स के अंदर आ रहा है, इवेल्युएशन के अंदर आ रहा है। ये सारी चीज़ें असाइनमेंट्स हो गए, असेसमेंट्स हो गए, ग्रुप डिस्कशंस हो गए, क्विजेस हो गई। तो ऐसे हम इवेल्युएट कर पाते हैं बच्चों को, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। The child should be assessed as he or she observes, asks, draws, discusses in groups, etc. जो चाइल्ड है हम उसको असेस कर पाते हैं, उसको इवेल्युएट कर पाते हैं, किसकी वजह से, क्योंकि जो बच्चा है हमें कैसे पता चलता है कि हाँ वो अच्छे से समझ पा रहा है। हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, बच्चा भी ऑब्जर्व कर रहा होता है चीज़ों को, वो हमसे क्वेश्चंस पूछता है तो हमें पता चलता है ओके इस बच्चे को समझ आ रहा है। बच्चा ड्रॉ करते हैं, हम फ्लावर्स बना के दिखा तो बच्चा फ्लावर को ड्रॉ कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो एक प्रैक्टिकली उस चीज़ को बना के दिखा रहा है कि ओके सनफ्लावर ऐसा होता है दिखने में, तो ऐसे बनाना है। डिस्कशंस होते हैं ग्रुप्स में, क्विज होती है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो ये सब डिबेट्स होते हैं ईवीएस के अंदर भी, पोल्यूशन को लेके कि हमें सीएनजी का यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस टाइप से बहुत सारे डिबेट्स भी हो सकते हैं ईवीएस के अंदर। तो इससे हमें चाइल्ड को असेस करते रहना चाहिए कॉन्टिन्यूअली, कुछ ना कुछ उससे ऐसी चीज़ें पूछते रहना चाहिए क्लास के अंदर। तो ये आता है आपके इवेल्यूशन के अंदर एक पार्ट है ये, ठीक है, कि इवेल्युएशन के थ्रू हमें पता चलता है कि बच्चा ऑब्जर्व भी करता है, चीज़ें भी पूछ रहा है, चीज़ों को बना भी पा रहा है, डिस्कशन भी करा रहे हैं हम ग्रुप में। तो ये सब इवेल्युएशन का पार्ट है। The methods of teaching and evaluation will also determine the effectivity of the present textbook in order to make child experience good at school. जो methods हैं पढ़ाने के या evaluation के, ये सब हमारे present जो हमारे टेक्स्ट बुक लगवाई हुई है स्कूल्स के अंदर, वो भी डिटरमाइन करती है कि ओके हम लोगों ने अच्छे से पढ़ाया नहीं। आपने देखा हो कई बार एक्टिविटीज़ दी होती है कि आपका टीचर आपको ये वाली एक्टिविटी करके दिखाएगा कि 2 बलून्स हैं उनको फुलाना है, देन उनको रब करे, तो अगर आप उनको पास लाओगे तो वो एक दूसरे से दूर भागोगे, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई एनर्जी प्रोड्यूस हुई है ना। तो ये सब ऐसे एक्सपेरिमेंट्स दिए होते हैं टेक्स्ट बुक में, जिससे कि जो बच्चे हैं वो टीचर्स को भी वैल्यूएट कर सके कि टीचर वो पढ़ाते हुए हमें इस चीज़ को ऐसी एक्टिविटीज़ करा रहा है या नहीं करा रहा। एंड साथ ही साथ वो खुद उन एक्टिविटीज़ को करके देख सकता है, अपना खुद का इवेल्युएशन कर सकता है कि ओके जो टीचर ने हमें पढ़ाया ऐसा सच में होता भी है थ्रू एक्टिविटीज़। तो ये मेथड्स काफ़ी काम आते हैं, हमारे प्रेजेंट टेक्स्ट बुक को भी डिटरमाइन कर पाते हैं, हमें उसकी इफेक्टिविटी बता पाते हैं कि ओके जो टेक्स्ट बुक है ये काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसमें एक एक चीज़ है, एक्सरसाइजेस भी प्रोवाइड की गई है, समरी भी है, क्वेश्चंस भी हैं एंड एक्टिविटीज़ भी है। तो ये सब हमें एक टेक्स्ट बुक के बारे में भी बता रहा है कि वो अच्छी है या नहीं, एंड साथ ही साथ इवेल्युएशन की प्रैक्टिस भी अच्छे से हो पा रही है, टीचर के बिहाफ पे भी एंड स्टूडेंट्स के बिहाफ पे भी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक का बेसिकली मतलब है जो आपको बुक प्रोवाइड की गई है उसके अंदर लिखा हुआ होता है, तो उस लिखे हुए को हम टेक्स्ट कहेंगे, दैट्स वाई उस बुक का नाम होता है टेक्स्ट बुक, बिकॉज उस बुक के अंदर टेक्स्ट में चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को लिखा गया है या फिर पिक्चर्स में छापा गया है, तो इसलिए वो टेक्स्ट बुक है। अब पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक के बारे में कि आपके ये जो सीटेड से रिलेटेड है इसमें से क्वेश्चन कैसे बन के आते हैं, तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए। Textbook is developed on the basis to implement the idea of discourage rote learning। जो टेक्स्ट बुक होती है उनको बनाया ही इस बेस पे जाता है कि रोट लर्निंग ना हो बच्चे की, वो चीज़ों को समझ सके। मतलब टेक्स्ट बुक में ना आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज मिलती है और ना ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज मिलती है, नॉर्मल लैंग्वेज मिलती है आपको कि जो बच्चा है वो ज़्यादा रटे नहीं एंड चीज़ों को ईजिली समझ पाए। मेन एम ये रहता है टेक्स्ट बुक को बनाते हुए। तो टेक्स्ट बुक जो डेवलप की जाती है वो इस बेसिस पे डेवलप की जाती है कि जो
रोट मेमोराइजेशन है, रोट लर्निंग है, रटने की वे है। जो रटा हुआ चीज़ें हैं बच्चों को रटना नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करना है, तो इसलिए डिस्करेज करती है टेक्स्ट बुक रोट लर्निंग को। तो ये इसका फर्स्ट एम है कि वो कैसी होनी चाहिए जिससे कि बच्चा जो है प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ सके चीज़ों को एंड रट्टू तोता ना बने या फिर चीज़ों को नहीं रटे। It will help us in achieving the child-centered learning of education outlined in National Policy of Education (NP 1986) so that child get a lot of space to explore their environment. जो ईवीएस की बुक्स हैं, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, ये हमें हेल्प करती है टीचर्स को कि जो बच्चा है वो एक चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग के बिहाफ पे पढ़े। मतलब जो कंसेप्ट्स हैं, जो अभी उस बच्चे का लेवल है उसके अकॉर्डिंग उसमें चीज़ें हों, जितना भी वो अपने मेंटल लेवल पे चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हो। ऐसे नहीं है कि उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स टर्म्स डाल दी। ये चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग बेस्ड रहती है आपकी बुक्स, आपके लेवल के अकॉर्डिंग उसमें कंसेप्ट दिए जाते हैं जितना आप समझ सकते हो। तो ये एनपी 1986 के अकॉर्डिंग चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग को अचीव करने में हेल्प करता है एजुकेशन के अंदर, ताकि जो बच्चा है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने इन्वायरमेंट के अंदर एक्सप्लोर कर सके, उसे एक स्पेस मिल जाए कि ओके ये चीज़ मैंने बुक में पढ़ी थी, चलो मैं इन एक्चुअल अपनी लाइफ में करके देखता हूँ। ठीक है, तो ये इसका मेन एम है टेक्स्ट बुक का एनपी 1986 के अकॉर्डिंग, कि टेक्स्ट बुक हमें हेल्प करेगी कि चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग को हम अचीव कर सकें एजुकेशन के अंदर। टेक्स्ट बुक इज नॉट ओनली द सोर्स ऑफ नॉलेज but should support children to construct knowledge through all sources such as by people, by their environment, by newspapers, by magazines, etc. जो टेक्स्ट बुक है ये सिर्फ एक इकलौता सोर्स नहीं होना चाहिए नॉलेज का, बल्कि जो टेक्स्ट बुक है ये सपोर्ट करे बच्चों को ताकि वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सके। सिर्फ बुक्स के थ्रू नहीं, जो उनके स्कूल में बुक लगवाई हुई है सिर्फ उसी के थ्रू नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों से पूछ के, अपने इन्वायरमेंट में चीज़ों को नोटिस करके, न्यूज़पेपर्स को पढ़ के, मैगजीन्स में देख के, ठीक है, या फिर वो खुद एज्यूम मतलब डिफरेंट बुक्स को देख सकता है। आपने देखा होगा कि बुक्स के अंदर लिखा होगा कि अपने आसपास अपने नेबर्स से आपको ये सर्वे कंडक्ट करना है कि उनके घर में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, ताकि आप पता कर सको कि वो जॉइंट फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिली है। तो इस टाइप से हमने क्या किया, ये बुक के अंदर ही चीज़ें ऐसी दी हुई होती है, ऐसी एक्टिविटीज़ दी होती है ताकि जो बच्चा है वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट सिर्फ बुक्स के थ्रू ही ना करे, बल्कि अपने आसपास के लोगों से भी करे, इन्वायरमेंट के थ्रू भी वो बिल्कुल इंटर रिलेट कर पाए, अपने आप को कनेक्ट कर पाए अपने इन्वायरमेंट से। न्यूज़पेपर्स के अंदर चीज़ों को पढ़े, मैगजीन्स में पढ़े, या खुद लाइब्रेरी से जाके डिफरेंट बुक्स को इशू करा के वो पढ़ सकता है चीज़ों को। तो वो सिर्फ जो बुक लगाई गई है ईवीएस की, सिर्फ एक उसी को ही अपना सोर्स ऑफ नॉलेज ना बनाए, बल्कि अपने आसपास की चीज़ों को, अदर सोर्सेज से भी वो कुछ ना कुछ अपने अंदर नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे। There is no place for definitions and mere information or descriptions in the EVS textbook. EVS टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है डेफिनेशंस के लिए, या फिर जहाँ पे डिस्क्रिप्शंस में चीज़ों को दिया गया हो या फिर रटना पड़े बच्चों को। तो टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत इजी लैंग्वेज में दी होती है, चीज़ों को डेफिनेशंस में नहीं दिया होता, वहाँ पे कोई टर्म्स, पर्टिकुलर टर्म्स नहीं दी होती, वहाँ पे ऐसे इंफॉर्मेशन दी होती जैसे कि आपको वो चीज़ तो इन एक्चुअल पता थी, बस आपने बुक में देखा कि अच्छा ऐसा इसलिए होता है, आपको बस एक बात पता चल गई। तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शंस नहीं होते, मेयर इंफॉर्मेशन नहीं होती और डेफिनेशंस नहीं होती ईवीएस टेक्स्ट बुक के अंदर फॉर प्राइमरी क्लासेस। The language used in the books is not formal but that is spoken by children. जो लैंग्वेज यूज़ होती है बुक्स के अंदर वो फॉर्मल नहीं होती, मतलब टर्म वाइज नहीं होंगी, डेफिनेशंस वाली नहीं होगी, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं होगी, बल्कि वो लैंग्वेज होगी जो बच्चा खुद अपने घर पे बोलता है या अपने पीयर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपनी एज के बच्चों के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ वो जैसे बात करता है, वो वाली लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में वो बोलता है, ऐसी सिंपल लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज में चीज़ों को मतलब चीज़ों को बताया जाता है बुक्स के अंदर। तो ये टेक्स्ट बुक की खासियत है ईवीएस की कि उसमें कोई डिस्क्रिप्शंस नहीं होते, इंफॉर्मेशंस नहीं होती, डेफिनेशंस नहीं होती, और जो लैंग्वेज है वो फॉर्मल नहीं होती, बल्कि ऐसी लैंग्वेज होती है जो बच्चा अपनी डेली लाइफ में यूज़ करता है। स्पोकन बाय चिल्ड्रन, दैट लैंग्वेज विच इज स्पोकन बाय चिल्ड्रन, यानी कि जो बच्चा अपनी डेली लाइफ में बोलता ही है। नेक्स्ट आते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्स्ट बुक पे। इट इंक्लूड्स ट्रू स्टोरीज एंड इंसिडेंट्स।
जो टेक्स्ट बुक है ईवीएस की उसमें हमेशा ट्रू स्टोरीज रहती है जनरली, और ऐसे इंसिडेंट्स जो सच में हुए होते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। इट प्रेजेंट्स नेचुरल एंड सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। ईवीएस की टेक्स्ट बुक एक नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। नेचुरल एनवायरनमेंट का मतलब कि जो उसके सोशली, जो उसके आसपास लोग हैं, उसके आसपास के एनवायरनमेंट में जो कल्चर है, मतलब उसमें सारी चीज़ें वो एक इंटीग्रेट करके देता है, मतलब आपसी में कनेक्ट करके बुक के अंदर प्रोवाइड करता है। तो ये एक खासियत है टेक्स्ट बुक की, फीचर है, करेक्टरिस्टिक है कि जो चीज़ें उनको इतना नेचुरली प्रेजेंट किया जाता है कि जो बच्चा है वो अपनी डेली लाइफ से चीज़ों को कनेक्ट कर पाता है, इंटीग्रेट कर पाता है, कनेक्ट कर पाता है। इट केटर्स टू डाइवर्स बैकग्राउंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। जो टेक्स्ट बुक है ये ध्यान रखती है कि जो बच्चे हैं वो सभी एक ही जगह से तो नहीं आए, वो डिफरेंट रीजन से आए होंगे, डिफरेंट बच्चे होंगे, डिफरेंट कल्चर से आए होंगे। तो वो चीज़ों को ऐसे दिखाती है बुक के अंदर कि जो बच्चा है उसको ठेस ना पहुँचे, वो बहुत सेंसिटाइज ना हो जाए कि मेरे लिए तो ऐसे खिलाफ लिखा है, मैं इस क्लास से बिलोंग करता हूँ या मेरा कल्चर ही है। वो चीज़ों को बहुत प्रॉपरली बुक के अंदर दिखाया जाता है कि किसी को चोट ना पहुँचे अपने बैकग्राउंड को लेके, एंड वो बहुत खुश रहे जैसे भी वो जिस भी जगह से आया है। तो वो ऐसा नहीं हो कि वो बहुत परेशान हो जाए कि बुक में मेरे लिए ऐसा लिखा है। तो चीज़ों को बहुत अच्छे से देखते हुए स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग कि जो बच्चे हैं वो एक ही जगह से नहीं आते, डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, इन सबको सोच समझ के बुक के अंदर चीज़ों को लिखा जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं इंटीग्रेटेड लर्निंग पे। तो देखते हैं इंटीग्रेटेड लर्निंग में क्या है। इंटीग्रेटेड लर्निंग का मतलब बेसिकली ये है कि जो बच्चा है वो अपनी आसपास की चीज़ों से अपने इन्वायरमेंट को रिलेट कर सके। ईवीएस का मतलब बेसिकली आपकी इन्वायरमेंट की स्टडी है। तो इन्वायरमेंट के अंदर जो भी चीज़ें आती है, एक एक चीज़ जो है वो सब चीज़ें इन्वायरमेंट की दूसरी चीज़ों से रिलेट कर सके एक बच्चा। तो वो होता है इंटीग्रेटेड लर्निंग, मतलब दूसरी चीज़ों में कहीं ना कहीं उसको इंटीग्रेट किया गया है, इंटरकनेक्ट किया गया है। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट्स पे। द चाइल्ड लुक्स एट द एनवायरमेंट अराउंड हिम इन अ होलिस्टिक मैनर एंड डज नॉट कंपार्टमेंटलाइज एनी टॉपिक इनटू साइंस एंड सोशल साइंस। यहाँ पे ये मतलब है कि जो बच्चा है वो अपने इन्वायरमेंट को बहुत नेचुरली देखे, एक होलिस्टिक मैनर में देखे। मतलब जो बच्चा है वो ऐसा ना हो जाए कि वो अभी से डिवाइड करना शुरू कर दे कि ये टॉपिक तो साइंस का है, ये टॉपिक तो सोशल साइंस का है। अगर वो छोटी क्लास में ही ऐसे चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स वे में आएगी कि अच्छा ये टॉपिक साइंस का है, ओके यहाँ पे अगर स्पीड की बात हो रही है तो ये फिजिक्स की बात है, एनर्जीज की बात हो रही है तो फिजिक्स है, ट्रीज की बात हो रही है तो सोशल साइंस है, फॉरेस्ट की बात हो रही है तो सोशल साइंस है। बच्चा ऐसे ना करे, बल्कि जो छोटा बच्चा है वो अपने इन्वायरमेंट को नेचुरल वे में देखे, हॉलिस्टिक मैनर में देखे। हॉलिस्टिक मैनर मतलब कि वो उसको नेचुरली समझे कि ओके ये तो ईवीएस से रिलेटेड है, उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, उसके लिए बहुत नेचुरली उस चीज़ को देखे। तो ये है इंटीग्रेटेड लर्निंग का यहाँ पे पॉइंट, कि जो बच्चा है वो अभी से छोटी सी उम्र में ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, चीज़ों को लेके ज़्यादा डिफिकल्टी फेस ना करे। ईवीएस को वो इन्वायरमेंट की तरह ही ले कि ओके मेरे इन्वायरमेंट में साइंस की चीज़ें भी आती हैं, सोशल साइंस की चीज़ें भी आती हैं। तो बड़ी क्लासेस में हम डिवाइड कर सकते हैं बिकॉज बच्चे का दिमाग इतना विकसित हो जाता है कि वो अब चीज़ों को डिवाइड करके पढ़ सके। लेकिन छोटी क्लासेस में उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए बच्चा हॉलिस्टिक मैनर में पढ़े, नेचुरली मैनर में पढ़ सके, अपने इन्वायरमेंट से रिलेट कर सके। इसलिए हमने इंटीग्रेट किया है ईवीएस को डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स में, ना कि सोशल साइंस और साइंस के अंदर छोटी क्लासेस में। अब आता है हेंस ईवीएस इन क्लास 3rd and 5th integrates the concepts and issues of science and social science and environmental education। तो अभी हमने कहा कि हम साइंस और सोशल साइंस में अलग से नहीं डाल रहे, क्योंकि हम उसे इसलिए नहीं डाल रहे बिकॉज क्लासेस 3rd to 5th के अंदर जो ईवीएस है उसके अंदर हमने सारे कंसेप्ट्स और इश्यूज को डाल दिया है जो कि साइंस से रिलेटेड है, सोशल साइंस के अंदर आते हैं या एनवायरमेंटल ईई के अंदर आते हैं। हमने ये तीनों सब्जेक्ट्स को एक ही सब्जेक्ट में कंबाइन कर दिया है ईवीएस के अंदर, यानी कि एनवायरमेंटल साइंस के अंदर 3rd to 5th तक क्लासेस के लिए। ओके, तो ये थी इंटीग्रेटेड लर्निंग कि हमने जो बच्चों का कंसेप्ट था, सिलेबस था, उसको इंटीग्रेट कर दिया, आपस में कनेक्ट कर दिया कंसेप्ट्स को, इश्यूज को। हमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अब आते हैं कुछ पेडागोजिकल पॉइंट्स पे जो कि आपको पता होने चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइम टेबल इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू एक्चुअली डिवोट द डेज ऑफ टीचिंग। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए डेली टाइम टेबल में, अगर आपको चाहिए कि जो बच्चा है वो एक्चुअली में डिवोटेड रहे टीचिंग को लेके, मतलब वो एक्चुअली में चीज़ों को समझे, पढ़ने में इंटरेस्ट बनाए, इसलिए आपके टाइम टेबल में डिफरेंट पीरियड्स दिए जाते हैं। एंड ये मस्ट होता है कि एक हफ्ते के अंदर आपको एटलीस्ट 2 से 3 स्पोर्ट्स पीरियड दिए जाएं, कंप्यूटर पीरियड दिया जाए, आपको मल्टीमीडिया लैब में लेके जाया जाए, लैब्स में लेके जाया जाए, है ना। तो ये इसलिए ताकि जो आपके टाइम टेबल में एक फ्लेक्सिबिलिटी बने रहे, आपका एक रूटीन सेटअप हो जाए, एंड जो बच्चा है वो सिर्फ क्लास के अंदर एक ही चीज़ को सिर्फ बुक से ही पढ़ के बोर ना हो जाए, बल्कि वो एक्सपेरिमेंट्स भी करे, बाहर खेले भी, स्कूल के अंदर वो एक नेचुरल एनवायरनमेंट को फील करे। एंड जब पढ़ने की बात है तो वो क्लास के अंदर अच्छे से पढ़े एंड चीज़ों को बहुत ईजीली समझने की कोशिश करे। ये नहीं है कि वो ध्यान नहीं दे रहा क्लास में। अगर बच्चों का आपको ध्यान आकर्षित करना है क्लास के अंदर तो फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है। Higher priorities and opportunities should be given for contemplation, wondering, discussion in small groups and activities requiring hands-on experience। हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी है, उन्हें प्रायोरिटी देनी है कि ओके आप कर सकते हो इस एक्सपेरिमेंट को, हमें उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है एंड उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा दिखाना है कि येस यू कैन डू इट, ऐसा नहीं आपसे नहीं होगा, हमें उनकी हेल्प करनी है, हमें बच्चों के साथ डिस्कस करना है, उनके आइडियाज़ जानने हैं, उन्हें कंटेम्पलेट करना है, छोटे छोटे ग्रुप्स में उन्हें डिवाइड करना है एंड उनसे एक्टिविटीज़ वो वाली करवानी है जिसमें कि बच्चा जो है वो खुद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करे, मतलब वो खुद से उन चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके देखे, वंडर करे चीज़ों को, ओके मैंने ये किया तो ये हुआ, डिस्कस करे अपने ग्रुप्स में कि यार मैंने तो ऐसे किया था, मेरा ये वाला कलर बनना, तेरा ये वाला कलर बन गया एक्टिविटी करके। तो वो एक्टिविटीज़ हो स्मॉल ग्रुप्स में जिससे कि बच्चा जो है अपने आप को विकसित करे, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े, चीज़ों को प्रैक्टिकली सोच पाए, अपनी एक्सप्लेनेशंस इजीली खुद से लिख पाए, ये नहीं कि अब उसको रटना पड़े, जब उसने देखा तो वो अपनी लैंग्वेज में उस चीज़ को लिख पाए, डिस्कस करे अपने पेयरमेट्स में, और वो अपने कुछ ना कुछ उसके माइंड में जो जो चीज़ें हैं वो अपने पेयर से डिस्कस कर पाए, जो उसकी आइडियाज़ आए वो सब वो एक दूसरे से कर पाए। तो ऐसे हमें हायर प्रायोरिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड करनी चाहिए। कंटेम्पलेशन का बेसिक मतलब होता है कि बच्चा प्रॉपरली सोचे, हाई लेवल पे सोचे, वो ज़्यादा चिंतित रहे उस विषय को लेके, एंड जब वो उस एक्सपेरिमेंट को कर लेगा तो डेफिनेटली उसकी जो चिंता थी, जो है क्या कहते हैं उसे, जो उसकी प्रॉब्लम्स थी, जो वो चीज़ों को समझ नहीं पाया था, वो इजीली समझ पाएगा। तो इसलिए हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा पेडागोजी का पार्ट पूरा होता है। तो अगर आपने यहाँ तक भी वीडियो कंप्लीट देखे ना तो डेफिनेटली आप 15/15 लाने के लिए एलिजिबल हो सकता है कि आप 15/15 कंप्लीट ले आओ, या फिर आप 15 में से 12 से अबव तो लेके आओगे ही आओगे, ये मैं आपको अश्योरिटी दे रही हूँ। तो वीडियो को लाइक करते रहो, सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो जिनको भी अभी सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, सीटेट हो, रीट हो, यूपी टेट हो, कोई भी टेट की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। अब हम करेंगे ईवीएस के टॉपिक्स। ईवीएस में जो भी एनसीईआरटी के अंदर अप टू 5th क्लास से रिलेटेड आपके टॉपिक्स आते हैं सीटेट के अंदर वो देखेंगे, आपकी जनरल साइंस को देखेंगे एंड हम जीके भी देखेंगे जो आपकी आ सकती है। तो लेट्स सी, एंड लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर दो जल्दी से जल्द अपडेट्स के लिए, कमेंट करो कोई प्रॉब्लम आती है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जल्दी से चैनल को फ्लैट वाइजली। सबसे पहले हम बात करेंगे चिपको मूवमेंट की। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन ही जाता है, तो चिपको मूवमेंट के बारे में जान लेते हैं। जो चिपको मूवमेंट है वो शुरू हुई थी 1970s में, उत्तर प्रदेश के अंदर हुई थी। ये चिपको मूवमेंट एक सोशल मूवमेंट थी बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हुए थे, तो इसलिए एक सोशल मूवमेंट थी। एंड इसका एम ये था कि प्रोटेक्ट करना है और कंजर्व करना है ट्रीज़ को, उन्हें डिस्ट्रॉय होने से बचाना है, एम्ड एट द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड। चिपको मूवमेंट का जो मेन था, उसमें चिपको मूवमेंट में क्या हुआ था कि जो औरतें थी या जो मेन थे वो सभी ना ट्री से चिपक गए थे जब कुछ वुड कटर्स उन्हें काटने के लिए आ रहे थे। तो ये क्यों काटे जा रहे थे ट्रीज, इसलिए काटे जा रहे थे कि ना क्रिकेट के कोई ग्राउंड बनाना था ब्रिटिशर्स को, तो इस वजह से
मतलब कोई ब्रिटिश की कंपनी थी जो कि क्रिकेट का एक ग्राउंड बनाना चाह रही थी, तो इस वजह से वो ट्रीज को काटने के लिए कह रही थी। तो उस जो वहाँ पहले के टाइम पे जो लोग थे वो ज़्यादातर फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड रहते थे अपने खाने पीने के लिए। तो जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे, जितने भी वहाँ पे लोग थे, वो सब ट्रीज के साथ चिपक गए थे, बिल्कुल भी हटे नहीं थे। काफ़ी दिनों तक नहीं हटे थे वो, 19-20 दिन तक हटे ही नहीं थे, भूखे प्यासे रहते कि हम लोग हटेंगे ही नहीं, अगर तुम्हें ट्रीज को काटना है तो तुम हमें भी काटो साथ में। तो वुड कटर्स से ट्रीज को बचाने के लिए जो लोग थे उन सभी ने ट्रीज को हक कर लिया था चिपको मूवमेंट के अंदर। सुंदरलाल भगोना का चिपको मूवमेंट के तौर पे चिपको मूवमेंट के अंदर सुंदरलाल भगोना का सबसे ज़्यादा नाम आता है। ये एक एनवायरमेंटलिस्ट थे जिन्होंने चिपको मूवमेंट को स्टार्ट किया था एंड ये फाउंडर थे चिपको मूवमेंट के। जो चिपको मूवमेंट का स्लोगन था वो सुंदरलाल भगोना ने दिया था कि इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी। ट्रीज ही या फिर अगर इन्वायरमेंट जो है, हमारा इन्वायरमेंट ही आपकी एक परमानेंट इकोनॉमी है, यहीं से आपको इकोनॉमी मिलती है। इकोनॉमी से यहाँ पे इनका मतलब था कि जो ट्रीज है यही तो आपको खाने पीने की चीज़ें दे रहे हैं, इन्हीं से आप बोट्स वगैरह बनाते हो, ये आपको रबड़ प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे सुंदरलाल भगोना ने ये एक स्लोगन दिया था कि इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी। साथ ही साथ सुंदरलाल भगोना इन्वायरमेंटलिस्ट के अलावा चिपको मूवमेंट के अंदर एक और लेडी का नाम आता है, वो थी अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई और 363 दूसरे और भी लोग थे जिन्होंने अपनी जान दे दी थी ताकि वो ट्रीज को बचा सके 1730 के अंदर। एंड इन्होंने कौन से ट्रीज को बचाया था? इन्होंने बचाया था खेजड़ी ट्रीज को। तो चिपको मूवमेंट के अंदर ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। बेसिकली याद रखना है एनवायरमेंटलिस्ट को, सुंदरलाल भगोना को, एंड इनका जो ये स्लोगन था ये था इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी। एंड ये याद रखना है अमृता देवी बिश्नोई की जान चली गई थी खेजड़ी ट्रीज को बचाते हुए 1730 में। अब आते हैं नेक्स्ट कर्णम मल्लेश्वरी पे। जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं वो एक वेट लिफ्टर हैं, ये आंध्र प्रदेश में रहती हैं। जो इनके फादर थे वो एक पुलिस कांस्टेबल थे। एंड जो कर्णम मल्लेश्वरी थी, इन्होंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी जब वो सिर्फ 12 साल की थी और अब वो वेट उठा सकती है ऑलमोस्ट 130 किलो तक का। कर्णम मल्लेश्वरी ने इंटरनेशनल इवेंट्स में इंडिया के लिए 29 मेडल्स जीते हैं। ये 29 मेडल्स जीत के लाए हैं इंडिया में। एंड जो इनकी 4 सिस्टर्स और हैं जो कि वेट लिफ्टिंग अभी भी प्रैक्टिस करती हैं। तो कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए बिकॉज यहाँ से भी आपका क्वेश्चन डेफिनेटली बनता ही बनता है 1 मार्क का। नेक्स्ट आते हैं ओजोन पे। ओजोन लेयर के ऊपर आपसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिफरेंट वेज में, तो आपको ओजोन के बारे में पता होना चाहिए। तो बेसिकली ओजोन का फर्स्ट थिंग जो आपको पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला है O3। तो ओजोन एक मॉलिक्यूल है जो कि 3 एटम्स से बना है। ये ऑक्सीजन के 3 एटम से बना है। और जो ओजोन है ये एक काइंड ऑफ डेडली पॉइजन है, ठीक है, ये एक काइंड ऑफ जहर है। ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर में है, एटमॉस्फेयर के अंदर। स्ट्रेटोस्फेयर आपकी होती है जो क्लाउड्स वाली लेयर है आपके एटमॉस्फेयर में, उसे हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। तो ओजोन आपकी इस वाली लेयर में होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी बार कि ओजोन कौन सी लेयर में एटमॉस्फेयर के, तो आपको पता होनी चाहिए कि ये स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में है। ओजोन का काम क्या है अर्थ के ऊपर? इट शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन। ये हमारी अर्थ को बचाती है सन की जो डायरेक्ट यूवी रेडिएशंस निकलते हैं, जो सन की किरणें हमारी तरफ आती है, ये हमें उससे प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर। दिस रेडिएशन इज हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल कॉजेज स्किन कैंसर इन ह्यूमन बींग्स और कैन स्प्लिट द DNA। जो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। ये स्किन कैंसर भी कर सकती है ह्यूमंस के अंदर। एंड जो हमारा DNA है इसके अंदर म्यूटेशंस भी हो सकते हैं, इसको डिफरेंट काइंड्स में बांट भी सकती है। जैसे कि अभी अगर हम कोरोना की बात करें तो ये एटमॉस्फेयर से क्या हो रहा है, म्यूटेशन होके इसके नए नए काइंड्स निकल के आ रहे हैं। तो यही काम यूवी रेडिएशंस करती है कि जो हमारा DNA है, एनिमल्स का DNA है, ये इसको म्यूटेट कर देती है, स्प्लिट अप कर देती है। तो रेडिएशंस हमारे लिए इसलिए हार्मफुल है। एंड इन रेडिएशन से हमें कौन बचाता है? ओजोन लेयर बचाती है, और ये पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में, एटमॉस्फेयर के अंदर। ओजोन जो है ये एक पेल ब्लू गैस होती है, इसका कलर पेल ब्लू है, और ये इसमें एक पंजेंट सी स्मेल होती है, अजीब सी स्मेल होती है। ओके, इससे रिलेटेड एक मोनोट्रियल प्रोटोकॉल एम किया गया था। तो मोनोट्रियल प्रोटोकॉल क्या है ये देख लेते हैं।
Montreal Protocol was aimed at protecting the Earth's ozone layer by eliminating the use of ozone depleting substances. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ये एम था कि हम अर्थ की ओजोन लेयर को कंटिन्यू रखने के लिए, मतलब उस ओजोन लेयर को हमें तबाह नहीं होने देना, उसे बचाने के लिए जो भी ओजोन लेयर को हार्म पहुंचाते हैं उन सब्सटेंसेस का हम कम से कम यूज़ करेंगे। ठीक है, ओजोन लेयर को हमें क्यों बचाना है? हमें इसलिए बचाना है ताकि ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ये अर्थ तक डायरेक्टली ना पहुंच पाए, इसलिए हमें ओजोन लेयर को बचाना बहुत ज़रूरी है। एंड इस ओजोन लेयर को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नाम की एक प्रोटोकॉल जाहिर की गई थी। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ओजोन को बचाने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल थी, वो थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वर्ल्ड ओजोन डे ऑब्जर्व किया जाता है 16 सितंबर को 1995 से। ये हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे। वर्ल्ड ओजोन डे की 2019 में जो थीम थी वो थी 32 ईयर्स एंड हीलिंग, कि 32 साल एंड हम हील अप कर पाएंगे ओजोन लेयर को थ्रू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हम ओजोन लेयर को डेफिनेटली बचा पाएंगे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है ओजोन लेयर के बारे में। नेक्स्ट आता है विटामिन्स। ठीक है, तो विटामिन्स में आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि अगर आप कौन सा विटामिन नहीं खाओगे तो आपको क्या क्या डिजीजेस हो सकती है। तो पहले हम देख लेते हैं जो विटामिन्स हैं, इसको डिस्कवर किया था सी फंक ने। तो इनकी जो डिस्कवरी की थी वो की थी सी फंक ने। विटामिन ए से आपको जो डिजीज़ हो सकता है वो है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी की कमी से आपको जो डिजीज़ हो सकता है वो है बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से आपको हो सकती है स्कर्वी। विटामिन डी की वजह से आपको हो सकता है रिकेट्स। विटामिन ई की वजह से आपको इनफर्टिलिटी फेस करनी पड़ सकती है। एंड विटामिन के की वजह से आपको ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है या फिर शरीर के अंदर कुछ ना कुछ इंजरीज आ सकती हैं। तो आपको ये डिसीजेस के नाम याद रखने हैं विटामिन के अकॉर्डिंग, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। एंड विटामिन को डिस्कवर किया था सी फंक ने। नेक्स्ट आते हैं कुछ बेसिक जीके के पॉइंट्स पे, तो वो हैं द बैम्बू एंड रोप ब्रिज इज बीइंग यूज्ड इन। जो बैम्बू के ब्रिजेस हैं या जो रस्सी के ब्रिज बनाए जाते हैं वो कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, कौन सी स्टेट में? तो वो स्टेट है असम। ये असम स्टेट में यूज़ किए जाते हैं। द ट्रॉली, ट्रॉली सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज़ की जाती है? ट्रॉली सबसे ज़्यादा लद्दाख के अंदर यूज़ की जाती है इंडिया में। सीमेंट ब्रिज, सीमेंट ब्रिज सबसे ज़्यादा कहाँ पे बनाए गए हैं? या तो वो नॉर्मल एरियाज में बनाए गए हैं या फिर वाटर के ऊपर बनाए गए हैं या फिर वाटर के आसपास ये सीमेंट के ब्रिजेस बनाए गए हैं। वल्लम एक स्मॉल वुडन बोट होती है, ये कहाँ पे यूज़ की जाती है? ये होती है केरला में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। तो ये वल्लम बोट को हमें याद रखना है कि कहाँ पे यूज़ होती है। कैमल कार्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज़ होते हैं? ये राजस्थान में यूज़ होते हैं। जो कैमल कार्ट्स है यानी कि जो ऊँट की गाड़ियाँ सी बनाई जाती है, आपने देखा कई बार दिल्ली के अंदर ऊँट पे गुड़ बेचने आते हैं, तो ये कैमल कार्ट जो है हमें बता रही होती है कि जो लोग आए हैं बेचने ये राजस्थान से बेसिकली आए हैं गुड़ को बेचने। ओके, तो कैमल कार्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होती है राजस्थान में। अब आते हैं बुलक कार्ट्स। जो बुलक कार्ट्स है सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज़ होती है? ये यूज़ होती है उन विलेजेस में जो कि प्लेन एरियाज में है। द पाथ्स आर रोकी एंड अनइवन इन माउंटेन्स। कौन सी जगह पे जो पहाड़ हैं वो बहुत रोकी हैं या जो रास्ते हैं वो बहुत ज़्यादा रोकी हैं? तो वो ऐसी जगह है उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो पहाड़ हैं वो सबसे ज़्यादा रोकी होती है एंड जो पहाड़ है वो अनइवन होते हैं, वहाँ पे कभी भी लैंडस्लाइड्स हो सकती है, पहाड़ से कभी भी पत्थर वगैरह गिर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा ऐसे केसेस उत्तराखंड में होते हैं। अ बर्ड हैज़ इट्स आइज ऑन इट्स हेड एंड द होल्स आर कवर्ड विद फेदर्स, दे हेल्प देम टू हियर। जो बर्ड की आंखें होती है वो सर के दोनों तरफ होती है, मतलब आपका जो, अगर आप ह्यूमन हो, है ना, आप ह्यूमन हो तो आपकी आंखें आपके सामने हैं, आपके माउथ पे बिल्कुल सामने है। लेकिन जो बर्ड्स होती है वो उनकी आंखें बिल्कुल साइड में होती है, मतलब जैसे आपके कान है ना दोनों साइड पे, तो वैसे बर्ड्स की जो आंखें होती है वो उनके साइड पे होती है। एंड उनके आंखों के आसपास कुछ होल्स बने हुए होते हैं एंड वो जो होल्स होते हैं वो उनके पंखों से ढक जाते हैं। एंड वो जो होल्स होते हैं वो उनके कान होते हैं जो कि उन्हें हेल्प करते हैं चीज़ों को सुनने में। लिजर्ड हैज़ द सेम काइंड ऑफ ईयर्स। जो छिपकलियाँ होती है, वैसे सही बता रही हूँ कि ना मेरे को छिपकलियों से घिन आती है देखते ही, तो मेरे को बोलते टाइम में बहुत अजीब लग रहा है कि यार ये क्या बोल दिया। जो छिपकलियाँ होती है उनके भी कान से ऐसी होंगे, अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा ना छिपकली को,
तो जो उसका मुंह होता है ना, उसके साइड में तो छोटे से छेद होंगे, तो इन एक्चुअल वो उसके कान होते हैं। बहुत अच्छी। जो क्रोकोडाइल है उसके भी ऐसे ही कान होते हैं, लेकिन हम उन कानों को देख नहीं सकते क्योंकि उसके कान भी ढके हुए होते हैं उसके स्किन कलर से, यानी वो छोटे छोटे होल्स होते हैं। अब देखते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैंने पढ़े थे, लाइक या जो आ सकते हैं जनरल साइंस के अकॉर्डिंग, तो मैंने उनको एज फैक्ट्स आपके सामने लेके आई, सो डेट आप लोग इन्हें पढ़ लो एंड आपको हेल्प मिल जाए सीटेट को क्लियर करने में, अच्छे मार्क्स लाने में। तो लेट्स सी, जो एनर्जी है वो इकोसिस्टम में कैसे फ्लो करती है, कैसी डायरेक्शन में फ्लो करती है, तो ये है यूनि डायरेक्शनल। तो ये आपको याद रखना है कि जो एनर्जी है ये यूनि डायरेक्शनल डायरेक्शन में फ्लो करती है हमारे इकोसिस्टम के अंदर। जो लीकेंस होते हैं ये बेस्ट इंडिकेटर हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के, एंड ये सबसे ज़्यादा किसके अंदर होते हैं, ये होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर पाए जाते हैं। तो ये बेस्ट इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि ओके इन्वायरमेंट में पोल्यूशन है, एंड ये मेनली पाया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड में। स्टेट बर्ड उत्तर प्रदेश का क्या है, वो है सरस क्रेन, या आप कह सकते हो कि उत्तर प्रदेश का ये एक काइंड है नेशनल बर्ड है, उत्तर प्रदेश स्टेट का ये नेशनल बर्ड है सरस क्रेन। रोटरडैम कन्वेंशन एट ग्लोबल लेवल वाज फॉर्म्ड टू रेगुलेट द इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट ऑफ हैजर्डस केमिकल्स। ये एक ग्लोबल लेवल पे रोटरडैम कन्वेंशन थी, एक नाम है कन्वेंशन का रोटरडैम कन्वेंशन, जो कि ग्लोबल लेवल पे फॉर्म की गई है ताकि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को एप्लीकेबल कर सके, डेली लाइफ में यूज़ कर सके कि ओके जो हार्मफुल केमिकल्स है वो यहाँ से शिफ्ट किए जा सकते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ले जाए जा सकते हैं। तो ये कौन देखता है, ये देखता है रोटरडैम कन्वेंशन। क्योटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी to United Nations Framework Convention on Climate Change. It was adopted in Kyoto, Japan on 11 December 1997 and came into force on 16th February 2005. क्योटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि यूएन ने कंडक्ट की थी, ठीक है, ये यूएन ने दिया है, पूरा नाम है UNFC। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ने एक इंटरनेशनल ट्रीटी को साइन करवाया था जो कि है क्योटो प्रोटोकॉल, एंड ये किसके लिए है, ये है क्लाइमेट चेंज के लिए, कि जो क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से हमें इतनी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, तो ये उसकी भलाई के लिए था कि ऐसे क्लाइमेट चेंज ना आए, हम क्या क्या कर सकते हैं। तो क्लाइमेट चेंज के लिए क्योटो प्रोटोकॉल रखी गई थी, इसको अडॉप्ट किया गया था क्योटो में। क्योटो एक जगह है जापान के अंदर, एंड क्योटो प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 में साइन किया गया था, लेकिन ये 16 फरवरी 2005 में लागू हुई थी। जो टोक्यो कन्वेंशन है वो एक्ट करती है ऑन बोर्ड एयरक्राफ्ट पे, एंड जो क्योटो प्रोटोकॉल थी ये एक्ट करती है क्लाइमेट चेंज पे, तो ये आपको याद रखना है। IUCN है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो ये एक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रखी गई थी हमारे नेचर को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए, एंड ये सारे देशों ने मिलकर की थी, इसलिए ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका नाम है, एंड इसको एस्टेब्लिश किया गया था 5 अक्टूबर 1948 में। IUCN की जो रेड लिस्ट है, ये रेड लिस्ट किसको बताती है, ये बताती है थ्रेटेंड स्पीशीज़ को, जो कि 1964 में पाई गई थी। तो ये IUCN की रेड लिस्ट थ्रेटन स्पीशीज के लिए 1964 में बनाई गई थी, एंड ये मेनली होती है रेड लिस्ट एंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। मतलब इस रेड लिस्ट के अंदर जो थ्रेटन स्पीशीज होंगी वो कौन सी होंगी, वो होगी एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स वो है जो कि खतरे में है कि वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। तो ये सारे एनिमल्स और प्लांट्स के नाम इस IUCN रेड लिस्ट के अंदर शामिल किए गए थे 1964 में, एंड अब भी जो भी प्लांट्स एंडेंजर्ड होते जाते हैं, एनिमल्स एंडेंजर होते हैं, उन सब का नाम IUCN रेड लिस्ट में डाल दिया जाता है, ठीक है। और फिर आते हैं MS स्वामीनाथन। जो MS स्वामीनाथन थे ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है इन्हें, ये ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ के फादर के नाम से जाने जाते हैं इंडिया के अंदर, MS स्वामीनाथन। अब बात करते हैं प्लांट्स के बारे में। जो प्लांट्स है तो इनमें से जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बेसिकली, तो हमने प्लांट से कुछ उन पॉइंट्स को लिया है, तो देख लेते हैं।
रूट्स, तो रूट्स क्या होती है, रूट्स का काम है कि वो सपोर्ट प्रोवाइड करे प्लांट को। रूट्स के अंदर फूड स्टोर कर पाते हैं प्लांट्स। एंड रूट्स जो होती है ये एब्जॉर्ब करती है वाटर और मिनरल्स को। ओके, तो ये काम है रूट का। जो डेजर्ट्स के अंदर जो लीव्स होती हैं किसी भी प्लांट की, जो डेजर्ट्स के अंदर प्लांट पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल कैक्टस ले लो, तो उसमें कुछ स्पाइंस होते हैं, वो जो स्पाइंस है वही उसकी लीव्स होती है कैक्टस की। तो ये हेल्प करती है कि जो पानी का पानी है उसके अंदर उसका लॉस ना हो, मतलब जितना पानी है वो उतना भी उसके अंदर बचा कुचा रहे। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू हेल्प करती है ये स्पाइंस कैक्टस प्लांट को, ताकि उसके अंदर पानी की कमी ना हो। तो जो लीव्स होती है डेजर्ट प्लांट्स की, ये हेल्प करती है टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। किस प्रोसेस के थ्रू? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू। इथिलीन एक प्लांट हार्मोन है जो कि जो फ्रूट होता है उसको हेल्प करती है पकने में, मतलब कंट्रोल करती है कि वो ज़्यादा पके भी ना कि और या फिर वो कच्चा ही ना रह जाए। इथिलीन ये एक प्लांट हार्मोन है जो कि हेल्प करता है किसको पकने में? फ्रूट्स को पकने में। अब ये देखते हैं नेक्स्ट, जो मूवमेंट ऑफ प्लांट है, अगर वो लाइट की तरफ जा रही है, अगर प्लांट लाइट की तरफ रिस्पॉन्स कर रहा है या मूव कर रहा है, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे फोटोट्रोपिज्म। अगर प्लांट ग्रेविटी की तरफ, मतलब नीचे की तरफ रिस्पॉन्स दे रहा है, या प्लांट जो है वो झुक गया है, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे जियोट्रोपिज्म। जब प्लांट है अगर वो केमिकली किसी चीज़ को, जैसे कि हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं, कुछ इंजेक्शंस लगा देते हैं सब्जियों में ताकि वो दोगुना हो या थोड़ी सी मोटी सी हो जाए। जैसे आपने देखा हो कि जो पहले के तरबूज थे वो काफ़ी बड़े बड़े होते थे, लेकिन अब छोटे छोटे तरबूज आते हैं। वो क्यों है? क्योंकि केमिकल स्टिमुलस हमने उसमें कुछ ना कुछ डाला है। तो जब केमिकल स्टिमुलस के अकॉर्डिंग प्लांट्स जो रहे रिस्पॉन्स करते हैं, तो उसे हम कहते हैं केमोट्रोपिज्म। एंड जो प्लांट्स रिस्पॉन्स करते हैं वाटर की तरफ, तो वो है हाइड्रोट्रोपिज्म, हम उस प्रोसेस को कहते हैं। तो प्लांट्स के बारे में आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। मेन है रूट्स का पता हो, एंड डेजर्ट में प्लांट्स के बारे में पता हो कि वो क्या हेल्प करते हैं। इथिलीन एक प्लांट हार्मोन है जो कि फ्रूट्स को हेल्प करता है राइपनिंग में, एंड आपको ये प्रोसेस पता हो कि ये किसके रिस्पॉन्स में रहते हैं। तो जियोट्रोपिज्म में जी आ रहा है तो इससे ग्रेविटी याद कर लेना। लाइट है तो लाइट आप फोटो कब खींच पाते हो? लाइट के अंदर होती है तो आपको फोटो क्लियर दिख पाती है, तो फोटोट्रोपिज्म को लाइट से याद कर लो। केमिकल से केमोट्रोपिज्म को याद कर लो कि CH है तो यहाँ पे भी CH है। वाटर से, अगर आप वाटर नहीं पियोगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर पीते तो हाइड्रेटेड रहते हो, बॉडी अच्छी रहती है, तो इसलिए यहाँ पे फिर ये हाइड्रोट्रोपिज्म हो जाएगा वाटर के रिस्पॉन्स में। तो ये आप ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं एपिकल्चर्स के, और ये मतलब कुछ ना कुछ कल्चर्स हैं, तो हम उनके बारे में बात करेंगे कि ये जो कल्चर्स हैं या जिस भी चीज़ की फार्मिंग होती है, तो हमने उस फार्मिंग को कुछ ना कुछ नाम दे दिया है, तो हमने उन्हें क्या नाम दिया है? तो जो एपिकल्चर है ये होता है जब हम हनी बीज को रेज करते हैं, मतलब मधुमक्खियों को रेज करना, उनका शहद निकालना, उनका कल्चर करना, मतलब उनकी फार्मिंग करनी है काइंडा, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एपिकल्चर। जहाँ पर हम फिश को पालते हैं, फिश फार्मिंग करते हैं, उसे हम कहते हैं पिसीकल्चर। जहाँ पे हम क्रॉप्स की फार्मिंग करते हैं उसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर। कल्टीवेशन फॉरेस्ट ट्रीज, जब हम फॉरेस्ट में जाके ट्रीज को उगाते हैं, या जो फॉरेस्ट के ट्रीज को हम जब काट भी रहे तो हम दूसरी चीज़ें, दूसरे प्लांट्स उगाते हैं, उन ट्रीज का यूज़, मतलब ट्रीज को यूज़ करते हैं, उनसे कुछ ना कुछ निकाल रहे हैं, तो जब हम कल्टीवेट कर रहे हैं फॉरेस्ट ट्रीज को, तो उसे हम कहते हैं सिल्वीकल्चर। अर्थवॉर्म्स को अगर आप रेज अप कर रहे हो तो उसे कहते हैं वर्मी कल्चर। फ्रूट्स, अगर सिर्फ फ्रूट्स को उगा रहे हो तो उसे कहेंगे पोमोलॉजी। जब फ्लावर्स को उगाते हो, सिर्फ फ्लावर क्रॉप्स को बढ़ते हो, तो हम उसे कहेंगे फ्लोरिकल्चर। और जब हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स तीनों को ही उगाते हैं तो उसे हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए फार्मिंग के बारे में, इससे भी 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। ऑस्ट्रिच जो है ये लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है पूरे वर्ल्ड में, ये सबसे ज़्यादा जीता है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स हम उन्हें कहते हैं जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करके रखते हैं, मतलब ये हमेशा अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं। इवन ह्यूमंस जो हैं ये भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स में ही काउंट होते हैं। क्लोम्स होते हैं फिश के अंदर, ये गिल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं कि जो पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन है उनके थ्रू जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जैसे कि फिशेज हो गई, तो ये हेल्प कर पाए उन्हें
कि ऑक्सीजन मतलब उन्हें सांस लेने में हेल्प करते हैं। तो जो गिल्स होते हैं इसे हम क्लोम कहते हैं, एंड क्लोम से हम गिल्स ऑफ फिश को कहते हैं। जो फिश के गिल्स होते हैं उन्हें हम क्लोम कहते हैं, जो कि हेल्प करते हैं किसके लिए, कि जो फिशेज हैं वो ऑक्सीजन ले पाए, वो सांस ले पाए पानी के अंदर भी। नेशनल वाटरवे 1 जो कनेक्ट करता है इलाहाबाद और हल्दिया को, ये इंक्लूड करता है 3 रिवर्स को। तो ये कौन सी रिवर्स है, ये है गंगा, भागीरथी और हुगली। गंगा, भागीरथी और हुगली रिवर्स जो हैं ये नेशनल वाटरवे 1 में आती हैं। एंड ये किस नेशनल वाटरवे 1, ये वो वाला वन है जो कि कनेक्ट कर रहा है इलाहाबाद और हल्दिया को। तो इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में जो 3 रिवर्स आती हैं वो है गंगा, भागीरथी और हुगली। इसे याद कर लेना, रिवर्स रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। अवालांचे एक वो होता है जहाँ पे ये ऐसे एरियाज में एक क्या कहते हैं, पेंडेमिक आ जाता है कि जब मान लो कि कोई स्नोई एरिया है एंड उधर सबसे कोई भी एक स्नो का बहुत बड़ा पहाड़ टाइप एकदम से टूट जाए, बिखर के नीचे की तरफ आने लगे। जैसे आपने देखा होगा ना लैंडस्लाइड में क्या होता है कि जो पत्थर वगैरह है वो सब क्या करते हैं, नीचे आने लगते हैं, या फिर जो ज़मीन है वो खिसक जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो स्नोई एरिया होता है, जिस जगह पे स्नो होती है बहुत सारी, वो खिसक जाती है। तो उसे जब ऐसा होता है तो जो प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं एवलांचे। एंड ये जनरली होता है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, इंडिया में। सुंदरलाल भगुना एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे जिनको अवार्ड मिला था पद्मा विभूषण का। तो ये इंपॉर्टेंट है, सुंदरलाल भगुना किस इन्वायरमेंटलिस्ट जो थे, इनको अवार्ड मिला है पद्मा विभूषण का भी। एंड इन्होंने स्लोगन भी दिया है कि इकोलॉजी इज द एपिडेमिक इकोनॉमी। एंड साथ ही साथ ये चिपको मूवमेंट से भी रिलेट करते हैं, इनका नाम आता है चिपको मूवमेंट के अंदर भी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है सुंदरलाल भगुना के बारे में, तो याद रखना कि इन्हें पद्मा विभूषण का अवार्ड मिला है। वाटरवेज जो है ये चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है गुड्स और कैरियर्स के लिए। मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में अगर हमें लॉन्ग रूट्स का अगर हम बात करें तो सबसे जो चीपेस्ट है वो है वाटरवेज, बिकॉज पानी के थ्रू हम सबसे कम टाइम में एंड बहुत चीप मतलब बहुत कम पैसों में हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं हमारे गुड्स को और कैरियर्स को। जो एड्रेलिन है ये एक फ्लाइट और फ्राइट हार्मोन होता है। बेंजोइक एसिड यूज़ किया जाता है फूड को प्रिजर्व करने के लिए। सेंट्रल होम मिनिस्टर कंट्रोल करते हैं नेशनल डिज़ास्टर्स को, और ये किसके अंडर मतलब कंट्रोल करते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर ये लिखा गया है कि जो सेंट्रल होम मिनिस्टर होंगे, कोई भी अगर नेशन के अंदर कोई भी डिज़ास्टर आता है, नेचुरल डिज़ास्टर आता है, तो वो होम मिनिस्टर देखेंगे। तो ये बात कहाँ लिखी गई है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में। जो FSSAI है ये स्टैंड करती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक काइंड ऑफ खाने को चेक करती है एंड ये देखती है कि जो BPL वगैरह के अंडर है उन्हें फूड टाइम पे मिल रहा है या नहीं, मतलब राशन कार्ड वाला जो कई लोग खाना लेते हैं तो वो FSSAI के अंदर आता है। फेमस फेस्टिवल्स देखते हैं। बिहार के जो फेमस फेस्टिवल्स हैं वो है छठ पूजा, मकर संक्रांति, बिहुला और राजगीर महोत्सव। तो ये कुछ फेमस फेस्टिवल्स है बिहार के। उड़ीसा के जो फेमस फेस्टिवल्स हैं वो है बाली यात्रा, नुकाहाई, राजा परबा। ठीक है। छत्तीसगढ़ के फेमस फेस्टिवल्स हैं माघी पूर्णिमा, बस्तार, दशहरा। कर्नाटका के जो फेमस फेस्टिवल है वो है मिसूर दशहरा, उगाड़ी। तमिलनाडु के जो फेमस फेस्टिवल है वो है पोंगल, और तमिलनाडु का एक फेमस ट्रेडिशनल गेम है और उस ट्रेडिशनल गेम का नाम है जलीकाट्टू। ठीक है। इस जलीकाट्टू जो ये ट्रेडिशनल गेम है इसमें जो सांड होते हैं ना उनकी आपस में फाइट कराई जाती है एंड बहुत ज़्यादा बोली भी लगती है आई गेस। तो ये ट्रेडिशनल गेम है तमिलनाडु का, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एंड ये फेमस फेस्टिवल्स कुछ स्टेट्स के मैंने बताए हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, जो कई बार पूछ लिए जाते हैं। काला अजहर ये एक स्लो प्रोग्रेसिंग इंडिजिनस डिजीज है जो कि स्प्रेड होता है सैंड फ्लाइज की वजह से। प्रयागराज हल्दिया वाटरवे जो है इसको हम कहते हैं नेशनल वाटरवे 1। तो प्रयागराज हल्दिया वाटरवे से याद रखना, ऐसे भी पूछा जा सकता है जो भी हमने रिवर्स के लिए पढ़ा था, भागीरथी, हुगली
और गंगा वाली जो इलाहाबाद से हल्दिया तक कनेक्ट करती है, तो वो कौन सा वाटरवे है? वो नेशनल वाटरवे 1 है एंड ये प्रयागराज हल्दिया वाटरवे भी इसे कहते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को कहाँ पे प्लेस किया गया है? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स के अंदर। स्पेस में जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं जहाँ पे कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को प्लेस किया है, जिसकी वजह से आप फोन्स पे बात कर पाते हो एक दूसरे से। रिक्टर स्केल यूज किया जाता है ताकि आप अर्थक्वेक को मेजर अप कर सको। B.R. अम्बेडकर पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे। B.R. अम्बेडकर जब इंडिया आज़ाद हो चुका था तो वो पहले लॉ मिनिस्टर बने थे। मिक्स्ड फार्मिंग एक ऐसी टाइप ऑफ फार्मिंग है जो कि इन्वॉल्व करती है जहाँ पे कि हम क्रॉप्स को भी ग्रो करते हैं एंड साथ ही साथ हम एनिमल्स को भी पालते हैं। जो फैट है बॉडी के अंदर वो स्टोर होता है एडिपोज टिश्यू के वजह से। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2016 में, इस एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था गुड सर्विस टैक्स GST को इंट्रोड्यूस किया गया था 2016 में। किस एक्ट के अंडर? 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। लॉन्गेस्ट रिवर जो वर्ल्ड में है वो है द नाइल। माही एक इकलौती ऐसी रिवर है जो कि 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करती है। अगर आप अपना इंडिया का मैप देखोगे तो आप देखोगे वहाँ पे एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन बनी हुई है, तो वहाँ पे ये रिवर है जो कि कम से कम 2 बार, एक इकलौती ऐसी रिवर है जो कि 2 बार क्रॉस कर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को इंडिया के अंदर। जो खादीन है ये एक पलाया लेक है और ये पाई जाती है जैसलमेर में राजस्थान के अंदर। तो इस लेक के बारे में भी कई बार पूछा जाता है, तो ये याद रखना कि जो खादीन है ये एक पलाया लेक है जो कि राजस्थान में पाई जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का दूसरा नाम है यारलंग तसांगपो। कृष्णा, गोदावरी और जो महानदी है ये सारी रिवर्स जाके मिलती है बे ऑफ बंगाल में, ये आपको पता होना चाहिए। जो लॉटरी फार्मिंग है ये मिजोरम में की जाती है। लॉटरी फार्मिंग में ये होता है कि जो एक पर्टिकुलर स्टेट है ये के अंदर जो छोटे छोटे विलेजेस बने हुए हैं, तो यहाँ पे जो हर एक विलेज है वो अपने लिए अलग से फार्मिंग करता है। तो मतलब मान लो हम बात करें अगर दिल्ली की, ठीक है, तो यहाँ का कोई भी विलेज ले लो, मान लो तुमने ले लिया GT करनाल, सॉरी नरेला ले लिया, ठीक है, नरेला को सब ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों को पता होता है दिल्ली के अंदर। मान लो तुमने नरेला का विलेज ले लिया, ठीक है, तो ऐसे मिजोरम में एक विलेज है जो कि नरेला है एंड उस विलेज के अंदर मतलब नरेला के अंदर जो एक पर्टिकुलर फार्मिंग हो रही है, तो उस फार्मिंग का जो भी मतलब सामान आएगा, जो भी क्रॉप्स होंगी वो सिर्फ नरेला के लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, वो नरेला से बाहर नहीं जाएगी। तो लॉटरी फार्मिंग ऐसी होती है मिजोरम के अंदर, मिजोरम स्टेट के अंदर पूरे विलेज के लिए। शोला ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट्स में। जो रेगर है इसको कहा जाता है ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है, तो रेगर टर्म यूज की जाती है ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए। एंड इससे एक और चीज याद रखो कि जो कॉटन है ये उगती है ब्लैक सॉइल में। जुनको तबई पहली वुमेन थी जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। बचेंद्री पाल पहली इंडियन वुमेन थी, मतलब पहली इंडिया की महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। लेकिन जुनको तबाई बचेंद्री पाल से सबसे पहली महिला थी जो कि चढ़ चुकी थी, बट ये इंडिया से नहीं थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। संतोष यादव ये एक फीमेल है, ये एक लड़की है जो कि माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ी थी और ये इंडिया की ही है। मतलब ये तीनों याद रखना। जो जुनको तबई है ये सबसे पहले चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पे। बचेंद्री पाल है ये 12 साल की उम्र में चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पे और ये इंडिया की पहली महिला थी जो चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पे। संतोष यादव जो है वो 2 बार अब तक चढ़ चुकी है और ये पहली ऐसी महिला है जिसने अभी तक 2 बार माउंट एवरेस्ट को चढ़ा है और ये इंडिया से बिलोंग करती है। और जो संतोष यादव है इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है 2000 में और टेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड भी मिला है 1994 में। राजेंद्र सिंह जो है इनको वाटरमैन कहा जाता है इंडिया का। गौरी शंकर देवीलाल कथक के लिए बहुत फेमस है। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाने के लिए बहुत फेमस है। MF हुसैन अपनी पेंटिंग की कला के लिए बहुत फेमस है। जाकिर हुसैन तबला बजाने के लिए बहुत फेमस हैं। गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद में स्थापित है। लोहागढ़ फोर्ट भरतपुर में है। जयगढ़ फोर्ट जयपुर में है।
कुंभालगढ़ फोर्ट राजसमंद में है। स्विमिंग के लिए फेमस है भक्ति शर्मा, जो हमारे लिए मेडल लेके आई है स्विमिंग के अंदर। बॉक्सिंग के अंदर मैरी कॉम है, जो अभी तक मेडल ला चुकी है। क्रिकेट के अंदर सचिन तेंदुलकर बहुत फेमस है, ये फर्स्ट ऐसे थे जिन्होंने डबल सेंचुरी मारी थी। आर्चरी में लिम्बा राम है, जो कि हमारे लिए मेडल लेके आए हैं। तो ये सब कुछ स्पोर्ट्स के लिए जो फेमस थे वो हैं, एंड ये कुछ फोर्ट्स हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, हमारी इंडिया के अंदर ही हैं। जैसलमेर को गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, कोची को क्वीन कहा जाता है अरेबियन सी की, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है इंडिया की, सिकंदराबाद को कहा जाता है कि ये ट्विन सिटी है हैदराबाद की, जुड़वा भाई है ये हैदराबाद का सिकंदराबाद। हैदराबाद को सिटी ऑफ लक भी कहा जाता है। जो जैसलमेर फोर्ट है इसको हम सोनार किला भी कहा जाता है। सहारा डेजर्ट अफ्रीका में लोकेटेड है। जो बाउंड्री लाइन है इंडिया और चाइना के बीच, इस बाउंड्री लाइन को कहा जाता है एमसी महोन लाइन। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को हम द सवानास भी कहते हैं। जो फर्स्ट स्पेसशिप थी सोलर सिस्टम में जो भेजी गई थी वो थी पियोनियर 1, एंड इसको लॉन्च किया गया था अक्टूबर 1958 में। सोलर सिस्टम को डिस्कवर किया था निकोलस कोपरनिकस ने, एंड वो पोलैंड से थे। उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन को कहा जाता है सप्तऋषि। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं कि साइज जो प्लैनेट्स हैं हमारे, जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं उनके साइज के अकॉर्डिंग कैसे बता सकते हो, हमें छोटे से बड़ा बताना है। तो ये हमारे साइज के अकॉर्डिंग मैंने प्लैनेट्स लाइन वाइज लिखे हैं। सबसे छोटा है मरकरी, फिर उससे बड़ा है वीनस, उससे बड़ा है अर्थ, उससे बड़ा है जुपिटर, उससे बड़ा है सैटर्न, उससे बड़ा है यूरेनस, और उससे भी बड़ा है नेपट्यून। तो इस ट्रिक को याद रखने के लिए सबसे छोटी सी ट्रिक है कि आप ये सेंटेंस याद रख लो, माई वेरी एक्साइटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नमकीन। मेरी बहुत एक्साइटेड मम्मी ने बिल्कुल अभी मेरे को नमकीन सर्व किया या फिर मेरे को नमकीन ला कर दिया है। तो अगर आप इसको इंग्लिश में सेंटेंस को याद करें तो देखो, एम आ रहा है सबसे पहले माई में, तो एम का मतलब मरकरी, वेरी में वी आ रहा है तो वी से वीनस, एक्साइटेड में ई आ रहा है तो ई से अर्थ, मदर में एम है, एक सेकेंड, सॉरी मदर का छोड़ो। नेक्स्ट आते हैं जस्ट में, तो जे से आ रहा है आपका जुपिटर, सर्व से एस से आ रहा है आपका सैटर्न, यूएस से यू से आ रहा है आपका यूरेनस, एंड नमकीन से आपका एन से आ रहा है नेपट्यून। तो आपको ये 7 प्लैनेट्स को याद रखना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर साइज ये पूछा चला जाता है कि जो अर्थ है वो कौन से नंबर पे आता है या वो कितना बड़ा है अकॉर्डिंग टू मरकरी एंड वीनस, वो इंक्रीजिंग में है या डिक्रीजिंग में। तो आपको ऐसे ये पता होना चाहिए, तो आप ये सेंटेंस को याद रख सकते हो। सो ये आपको याद रखना है कि साइज ऑफ प्लैनेट्स कैसे हैं, पहले मरकरी है, देन वीनस, देन अर्थ, देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। एंड इसको याद करने की शॉर्टेस्ट ट्रिक में आपके पास ये सेंटेंस है, इसको याद कर लो। माई वेरी एक्साइटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नमकीन, माई से एम, वेरी से वी, एक्साइटेड से ई, जस्ट से जे, सर्व्ड से एस, यू से अस, एंड नमकीन से एन। तो ये सब आपको याद रखना है। सुनीता विलियम्स पहली इंडियन एस्ट्रोनॉट है जिन्होंने अब तक का रिकॉर्ड बनाया है, जिन्होंने सबसे वो रिकॉर्ड किस चीज़ का है, जो अब तक 7 बार स्पेस में जाके आ चुकी है। तो जो सुनीता विलियम्स है इन्होंने ये फर्स्ट ऐसी महिला है और ये इंडिया से बिलोंग करती है, एक इंडियन एस्ट्रोनॉट है जो कि अब तक स्पेस में 7 बार जा चुकी है, सबसे ज़्यादा बार गई हैं ये। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऐसी सैटेलाइट है जिसको यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए। व्योमित्रा एक इंडियन रोबोट है जो कि इंडिया स्पेस रिसर्च ने बनाया है। जो द नेम ऑफ द स्पेस शटल विच कैरिड द इंडियन बोर्न कल्पना चावला इनटू स्पेस वाज कोलंबिया। जिस स्पेस शटल में कल्पना चावला स्पेस के अंदर गई थी उस स्पेस शटल का नाम था कोलंबिया। फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी एप्पल, मतलब इंडिया ने जो पहली कम्युनिकेशन सैटेलाइट बनाई थी वो थी एप्पल। ओके, उसका नाम एप्पल रखा गया था। जो हमारी मसल्स होती है ये हमारी बोन्स के साथ कनेक्टेड होती है, एंड ये जिस कनेक्टिव टिश्यू से जिस टिश्यू की वजह से ये कनेक्ट कर पाती है
उसे हम कहते हैं टेंडन। जो टेंडन होते हैं ये फाइब्रस होते हैं एंड ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारी बोन्स को हमारी मसल्स के साथ जुड़ने में। फेमस सोनीपुर कैटल फेयर हमेशा एक बिहार में एक मेला लगता है एंड उस मेले का नाम है सोनीपुर कैटल फेयर एंड ये 2 रिवर्स के पास लगता है, गंगेस एंड गंडक। गंगा और गंडक 2 रिवर है जो कि बिहार में बहती हैं एंड इनके पास ये सोनीपुर कैटल फेयर हमेशा लगता है बिहार में। ये बहुत फेमस मेला है। जो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है इंडिया का वो है NH44। ब्लैक सोयल जो है वो फाउंड की जाती है गुजरात के अंदर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी रिटायर एज है 65। तो ये था हमारा लास्ट कंसेप्ट इस वीडियो का। होपफुली आपके पास ये जो इतनी सारी जीके की चीज़ें आई आपको अच्छी लगी होगी एंड आपकी नॉलेज बढ़ी होगी एंड इनसे आप डेफिनेटली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे बहुत इजीली सीटेट के पेपर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। होपफुली आप लोग डेफिनेटली एबल हो कि आप 30 on 30 ला सकते हो EVS के अंदर एंड 30 on 30 ना से आप डेफिनेटली 25 अबव स्कोर कर ही लोगे अगर आपने वीडियो प्रॉपरली अच्छे से देखी है समझी है। एंड आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को पॉज करके सो दैट आप बाद में स्क्रीनशॉट से पढ़ते हुए जा सको जिस भी दिन आपका पेपर है। तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो होपफुली आपने एंड तक ज़रूर देखी होगी, आपको पसंद आई होगी एंड आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो कि सीटेट की तैयारी कर रहे हैं आप उनके साथ शेयर कर सकते हो बिकॉज वही है ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो प्लीज़ शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, उनके भी मार्क्स आ जाएंगे। एंड बेस्ट विशेस विद यू, कीप स्टडिंग एंड वर्किंग हार्ड। और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना चैनल को और बेल आइकन जल्दी से प्रेस कर दो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो @itsflightwisely। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय।